क्या हाल है? आज थोड़ा सा बारिश हो रही है बाहर और इस कारण अंदर बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है, बट मौसम काफ़ी अच्छा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा। और हम कहाँ पर थे? लास्ट जीएसटी की पार्ट 1 क्लास अपने पूरी कर ली थी और पार्ट 2 के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जीएसटी इंट्रोडक्शन, राइट। तो हमारा लास्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ तक कर लिया था काम। अच्छा, मौसम दिख रहा है आप लोगों को पीछे? बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ बारिश है और लाइट की थोड़ी कमी है क्योंकि अंधेरे हो गए हैं, चारों तरफ बादल हो गए। चलो तो हम स्टार्ट करें आगे से, जहाँ से क्लास हमारी कंटिन्यू करनी थी, राइट। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा फ्रेमवर्क जीएसटी का इंट्रोड्यूस किया गया है? कहने का मतलब जीएसटी को कौन से फ्रेमवर्क के अंदर, कौन से ढांचे के अंदर इंडिया के अंदर डाला हुआ, ठीक है। यानी उसका स्ट्रक्चरल बेस क्या है, किसका? जीएसटी का। अलग अलग देशों में अलग अलग स्ट्रक्चरल बेस है, जैसे अपने इंडिया के अंदर भी अलग है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, ड्यूअल जीएसटी मॉडल यूज़ करते हैं अपन। क्या करते हैं? ड्यूअल। क्यों करते हैं ड्यूअल? क्योंकि अपने यहाँ क्या है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो हम यूज़ क्या करते हैं? ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ड्यूअल क्यों करते हैं? सिंपल सी बात, अगर इतना सोचने वाली बात नहीं है, इसको अगर सिंपल से ये देखा जाए तो हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। जब गवर्नमेंट ही दो है, जब उसका मॉडल ही दो है, तो हमें जीएसटी एप्लीकेशन के लिए भी ड्यूल मॉडल लाना पड़ेगा। इसी वजह से क्यों, कारण यही था कि जब ड्यूल मॉडल सिस्टम था तो पुराने टाइम में जब वैट था, जब सैनवेट था, एक्साइज था, उस टाइम में क्या होता था कि इन दोनों कौन? स्टेट और सेंट्रल के बीच में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट्स होता था टैक्स को लेकर। कुछ सेंट्रल बोलती थी हम ही कलेक्ट करेंगे, तो स्टेट बोलते थे कोई हमारे टेरिटरी में आकर सर्विस दे रहा है और आप बोलते सर्विस टैक्स आप ही लोगे, तो वैट का हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। तो वो बोलते हैं हम एक्साइज हम लेंगे, चाहे वो कहाँ पे भी बनाया हुआ। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जीएसटी का आगमन हुआ और जीएसटी आया तो उसका कंसेप्ट भी हमने क्या रखा? ड्यूअल जीएसटी मॉडल बेसिस पे काम किया, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या है। Consequently, central and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods and services or both, which take place within the state or union territory. चाहे कहीं पे भी हो, सेंट्रल और स्टेट दोनों बराबरी का टैक्स लेंगे। Thus the tax imposed concurrently by the central and state, that means central and state simultaneously tax goods and services. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, now the central also has the power to tax intra-state sales and स्टेट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स सर्विसेज। यानी पहले क्या होता था? सर्विस पे सिर्फ और सिर्फ कौन टैक्स लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। लेकिन नाउ एंड फर्दर जीएसटी के बाद इसको क्या कर दिया कि इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी सर्विस टैक्स के ऊपर, मतलब सर्विस के ऊपर टैक्स ले सकता है, राइट। तो इसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अपना थोड़ा हिस्सा दिया, तो उसके बदले में उन्होंने लिया जो भी इंट्रा स्टेट यानी आगे समझाएंगे इंटरस्टेट क्या है, लेकिन आप थोड़ा समझने के लिए देखिए। इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि वो सारे टैक्सेस जो क्या हो, स्टेट टू स्टेट हो, यानी एक ही स्टेट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, अगर राजस्थान में किसी प्रकार की भी सेल होती है तो उसके ऊपर लगेगा जीएसटी। क्या लगेगा? जीएसटी। उस जीएसटी के दो हिस्से होंगे, स्टेट भी लेगा और सेंट्रल भी लेगा। वैसे के वैसा अगर यहाँ पे राजस्थान के अंदर किसी प्रकार की सर्विसेज दी गई तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। और वो भी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा, ठीक है। तो कुछ दिया तो उसके बदले में कुछ लिया, राइट। अब जीएसटी जम्मू कश्मीर में भी लागू है, आपको ये बात पता ही है, राइट। आगे देखिएगा, ये थोड़ा ड्यूअल कंसेप्ट का समझा रखा है, डायग्राम देख लीजिएगा, राइट। अब इसका मैकेनिज्म, फ्रेमवर्क अब स्टार्ट होता है कि क्या फ्रेमवर्क के बेसिस पर ये जीएसटी है। नंबर 1, जीएसटी इज डेजिग्नेटेड बेस्ड टैक्स एप्लीकेशन ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। डेजिग्नेटेड बेस्ड टैक्स सिस्टम यानी जो उसकी डेस्टिनी यानी अल्टीमेट कंज्यूमर, तो उसी के ऊपर जाकर इसका क्या होगा? बर्डन जीएसटी का शिफ्ट होगा। और अगर जो भी नंबर 1 बात तो ये, दूसरी बात ये, यानी जो भी जिस स्टेज पर इसका क्या होगा? असाइन होगा गुड्स। जैसे मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को, होलसेलर को दिया तो असाइन हुआ तो वहाँ जीएसटी लगेगा, होलसेलर रिटेल को असाइन हुआ तो वहाँ लगेगा। इस प्रकार से जहाँ एक्शन होंगे वहाँ जीएसटी लगेगा, राइट। आगे चलते हैं। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी सीजीएसटी। यानी इसने सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझा दूँ तो समझने वाली बात यह है कि अगर सीजीएसटी है, क्या है? सीजीएसटी है, तो वो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको ऊपर लागू करना, लिवाई करना और कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे एसजीएसटी, सॉरी
SGST है उसके ऊपर पावर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। एट द सेम टाइम कलेक्टेड बाय द स्टेट, SGST कलेक्टेड बाय द और स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी क्यों लिखा है इसका भी मैं आपको समझाता हूँ। विथ लेजिस्लेचर, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका लेजिस्लेचर उसके साथ है। यूनियन टेरिटरी अगर कोई यूटी है, यूटी कौन सी है, यूटी जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, आपके अंडोमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब चीज़ें, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो कौन सी लेगी, यूटी जीएसटी, वो क्या लेंगे, यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, राइट। और लेवी एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, कौन होता है इनका डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। ये सब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इंट्रा स्टेट की, इंट्रा स्टेट की बात कर रहा हूँ। मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब ये हो गया कि अगर राजस्थान का गुड है तो राजस्थान के अंदर ही सेल हो रहा है, समझ रहे हो। महाराष्ट्र का गुड्स है तो महाराष्ट्र के अंदर ही सेल हो रहा है। वैसे ही एट द सेम टाइम दिल्ली का गुड्स है, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी है, उसको बाद में समझाऊंगा मैं। गुजरात का गुड्स है तो वो गुजरात के अंदर ही सेल हो रहा है। इंट्रा स्टेट यानी एक स्टेट में सेल परचेज, यानी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकती है लेकिन उस बॉर्डर के, उस यूनियन टेरिटरी स्टेट के बॉर्डर के अंदर ही अंदर के स्टेट की सप्लाई हो, सेल हो, एक्सचेंज हो, सप्लाई हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो जीएसटी वो स्टेट कलेक्ट करेगा, लिवाइड करेगा और वो दो भाग करेगा, उसका SGST करेगा और CGST करेगा, राइट। और वो स्टेट क्यों करेगा, क्योंकि उनको SGST के अंदर उनको पावर दिया हुआ है, राइट। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इसके जस्ट अलग आती है क्या, इंटर स्टेट। क्या आती है, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये हुआ कि गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये है स्टेट 1, स्टेट 1 ने गुड्स स्टेट 2 को दिया, किसको, स्टेट 1 ने स्टेट 2। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझ लूँ, इसको बना देता हूँ मैं एग्जांपल के रूप में, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने गुड्स किसको दिया, गोवा को दिया, किसको दिया, गोवा को दिया, राइट। महाराष्ट्र ने गुड्स किसको बेचा, गोवा को बेचा। तो यहाँ से यहाँ गुड्स आने में के लिए उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर क्या लगेगा, IGST। क्या लगेगा, IGST। अगर महाराष्ट्र के अंदर अंदर अगर घूमता है ये गुड्स तो क्या लगता, CGST प्लस SGST। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जो स्टेट के अंदर ही घूमता है, और स्टेट के बाहर जाते ही वो क्या हो जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कि यार वहाँ पे क्या लगता है, IGST यानी इंटीग्रेटेड GST सिस्टम। समझे मेरी बात, ओके। चलो, जैसे कि स्टेट 2, अगर ये यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन, क्या होता है मैं समझा दूंगा। अगर ये यूनियन टेरिटरी को गुड्स, एक स्टेट दूसरी यूनियन टेरिटरी को गुड्स बेचता है तो भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा, IGST लग जाएगा। यानी अगर ये यहाँ पे बात करूँ, हिमाचल प्रदेश अगर लद्दाख को गुड्स बेचता है तो उसके बीच में क्या लगेगा, IGST। और इवन जब एक स्टेट कहीं फॉरेन टेरिटरी में यानी बाहर भी भेजेगा तो भी उसके ऊपर क्या लगेगा, IGST लगेगा। यानी सिंपल सी बात, स्टेट के अंदर अगर गुड्स घूमेगा तो क्या लगेगा, CGST और SGST। स्टेट के बाहर जाते क्या लग जाएगा, IGST, राइट। चलो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देख लेते हैं। इन्हीं चीज़ का लेजिस्लेटिव, ये तो बात समझनी, कंसेप्चुअल समझने की बात है। उसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी किस एक्ट के अंदर किस जगह पे इन चीज़ों को दिया गया है। तो देखिएगा, देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेटिव CGST एक्ट 2017। CGST एक्ट बना रख दिया है 2017 का। वो क्या पावर देता है, वो पावर देता है कि CGST लगेगा और किस पे लगेगा, सारे स्टेट्स के अंदर लगेगा, जितने भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर सिमिलरली यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ये वो यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेशन नहीं है, इनके पास खुद के पास स्टेट होने का पावर नहीं है, उसको कौन चलाता है, यूनियन चलाता है। कौन चलाता है, यूनियन चलाता है। वो कौन से, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, अब तो और भी हो गया, लद्दाख भी हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी पुराने में चल रहे अपन। आज गवर्न बाई UTGST, और वो उसका क्या बना दिया, UTGST एक्ट 2017 बना दिया। क्या बना दिया, UTGST एक्ट 2017 बना दिया, राइट। और स्टेट और यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद ओन लेजिस्लेचर, यानी वो सारी टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, यानी है तो वो यूनियन टेरिटरी लेकिन वर्क कैसे करती है, एज ए स्टेट। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार है, दिल्ली का यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन लेजिस्लेचर के साथ उनकी खुद की सरकार बनती है वहाँ पर, जैसे कि अपने आप जानते ही हो। जैसे पौंडीचेरी भी सेम ऐसा ही है, यूनियन टेरिटरी है लेकिन उनकी खुद की सरकार बनती है, ठीक है। हैव देयर ओन GST लेजिस्लेचर, यानी वो किसके ऊपर चलेगा, वो SGST के ऊपर ही चलेगा। 2017 के अकॉर्डिंग ही वो क्या रूल्स फॉलो करेंगे, राइट। और क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, उन सबका SGST अलग अलग होगा, तो सब स्टेट अपने हिसाब से SGST के रूल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके विधानसभा में पास होगा तो वो अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो कुछ रूल्स को क्या करते हैं इन्होंने, परमानेंट एक जैसा कॉमन रख दिया कि सब SGST के अंदर ये रूल तो कॉमन रहेंगे जो CGST में बनाए गए। क्या क्या, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट की डेफिनेशन, चार्जेबिलिटी,
टैक्सेबल पर्सन कौन रहेगा, वो क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज क्लासिफिकेशन कैसे होगा, उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, टैक्सेबिलिटी पर्सन कौन होगा, राइट। और प्रोसीजर फॉर कलेक्शन, कलेक्शन का प्रोसीजर कैसे रखा जाएगा, टैक्स का लेवी कैसे रहेगा, एंड लाइक आर यूनिफॉर्म। ये सब क्या है, एसजीएसटी में यूनिफॉर्म है सारे स्टेट के अंदर। ये चीज़ें तो क्या होगा, ये तो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी, राइट। अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब इस जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, किस बेसिस पे किया गया, तो वो पढ़ते हैं। एक मॉडल होता है HSN मॉडल, HSN यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी ये वो सिस्टम है जो आपको पता, अगर पहले अगर आपने पढ़ा हो, जैसे पुराने जिसने भी पढ़ा हुआ है पहले, अगर जो कस्टम आप फाइनल में पढ़ोगे तो कस्टम के अंदर, कस्टम ड्यूटी एक्ट के अंदर, कस्टम के अंदर HSN मॉडल के बेसिस पे ही सारे चैप्टर और सारे गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किया हुआ, उसी बेसिस को लेकर यहाँ पे भी गुड्स एंड सर्वे करा हुआ, और जीएसटी में हमारे HSN मॉडल के अकॉर्डिंग गुड्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। और चैप्टर है कुछ रेट शेड्यूल करने के लिए, कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर जो चैप्टर रेट शेड्यूल के, वो ही लगभग उठाए हुए हैं HSN मॉडल के बेसिस पे। पढ़ेंगे इसको, जैसे चैप्टर आगे आएगा हम पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, कस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस नहीं था, HSN मॉडल सिर्फ किसके लिए था, गुड्स के लिए। लेकिन जीएसटी में क्योंकि सर्विस लाई गई है, इसके लिए एक नया हार्मोनाइज सिस्टम कर दिया और उसको बोला गया सर्विस कोड टैरिफ। क्या बोला गया, सर्विस कोड, राइट। तो हम कहाँ पर थे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लासिफिकेशन गुड्स एंड सर्विसेज को अपन ने कर लिया था। थोड़ा सा बारिश ज़्यादा हो गई थी, इस कारण थोड़ा सा व्यू चेंज करना पड़ा, पानी सब आ रहा था ऊपर। चलो लास्ट हम थे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो उसमें अपन ने बताया था कि HSN मॉड्यूल के बेसिस पे जीएसटी के अंदर गुड्स को क्या किया गया, क्लासिफिकेशन। सिर्फ किसको किया गया, गुड्स को, क्योंकि कस्टम एक्ट के अंदर HSN कोड थे और उन कोड के बेसिस पे सिर्फ गुड्स को ही क्या किया जा सकता था, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। भाई ये कोड इस गुड्स का है, ये कोड इस गुड्स का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो, जैसे 00173 ये किसका है कि भाई ये फ्लोर का है, यानी आटा, राइट। 00186 ये किसका है कि ये इसका। इस तरीके से कोडिंग दी गई, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसी कोई कोड नहीं है, अलग टाइप के है। और रेट शेड्यूल भी उससे क्या हुआ, आसानी से हमें कस्टम में जो हमारे पास था उसी को कॉपी पेस्ट करके जीएसटी के अंदर लाया, थोड़े बहुत चेंजेस उसके अंदर किया गया। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, कि दिक्कत आई क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर, क्योंकि सर्विसेज का क्लासिफिकेशन कस्टम के अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कस्टम है ही नहीं। तो उसके लिए क्या गया, एक नया कोड लाया गया, सर्विस कोड, जिसको टैरिफ का, जो सर्विस टैरिफ थे उसी को सर्विस कोड कहा गया, और नया चीज़ लाई सर्विस कोड। उसके अंदर सर्विसेज को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कोड के अंदर क्लासिफिकेशन किया, राइट। नेक्स्ट, ये सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ जनरली कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इस सब ये जो चीज़ें अभी अपने जो डिस्कशन किए वो सब डिटेल्ड में आगे से आगे चैप्टर्स के अंदर मौजूद है। चलो कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट करते हैं। जो छोटे तबके के बिजनेसमैन हैं, राइट, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जिनकी आय इतनी नहीं होती कि वो इतने सारे जीएसटी के सारे कंप्लाइंस को पूरा कर सके, तो उनके लिए लाया गया कंपोजिशन स्कीम। बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया जीएसटी को, रिटर्न्स भरने के से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर सब चीज़ें बहुत इनके लिए सिंप्लीफाइड कर दी गई, क्योंकि इनके लिए एक अलग से स्कीम में कर दिया भाई आप कंपोजिशन स्कीम में, आप छोटे तबके के स्मॉल बिजनेसमैन हो तो आपको ये होना चाहिए, राइट। तो जीएसटी के अंदर जैसे हमारे सामने है इंट्रास्टेट सप्लाईसेस, राइट। कंपोजिशन के अंदर, स्कीम के अंदर किन किन को डाला गया है, यहाँ से पड़ेगा। हाउएवर फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल बिजनेसेस, प्राइमरी मैन्युफैक्चर, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर से, सप्लायर ऑफ फूड आर्टिकल्स, जो छोटे छोटे मैं कह दो वेंडर्स कह दो, या फिर किराना वाले कह दो, राइट, ट्रेडर्स है, उन सब के लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ध्यान रखना। कंपोजिशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंट्रा स्टेट सप्लायर्स के लिए, ये ध्यान रखना बात। यानी इंट्रा स्टेट यानी जो स्टेट टू स्टेट के अंदर ही अपना बिजनेस चलाते हैं। अगर वो सप्लाई अगर स्टेट से आउट ऑफ स्टेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा, और वो
जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अ सिंपलर मेथड फॉर पेइंग टैक्सेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या प्रिस्क्राइब किया, उसको बोला गया है कंपोजिशन लेवी। क्या बोला गया? कंपोजिशन लेवी, यानी नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं होकर वो कैसे हो गए? कंपोजिशन टैक्स पेयर हो गए, जिनके ऊपर कई चीज़ की रिलीफ दी गई उनको। उनकी कंसेशनल रेट डाल रखी है कि उस रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना है, और बाकी की जो फालतू की चीज़ें हैं वो जब इन द सेंस जो नॉर्मल लोगों के लिए जो कंप्लाइंस है वो आपके ऊपर नहीं लगेगी, राइट। फिर बात आता है रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के अंदर बिल को रजिस्ट्रेशन होगा। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है हर सप्लाई को, लेकिन कुछ लिमिट से, कुछ लिमिट के एक्सीड, अगर उनका टर्नओवर एग्रीगेट लिमिट के एक्सीड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जैसे कि क्या? जैसे कि हम देखेंगे स्टेट जिनके 10 लाख लिमिट है, अलग अलग बाइफिकेशन अलग अलग स्टेट्स को डाला गया है। कुछ हिली, कुछ ऐसे इलाके हैं उनको अलग तरीके से रेट लगा रखी है, और कुछ लोग बैकवर्ड जो एरियाज़ है उनके लिए, उनको ऊपर आने के लिए उनके लिए जीएसटी की लिमिट अलग रखी गई है, ठीक है, नॉर्मल। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे कि नागालैंड की बात कर लो, तो वहाँ पे सप्लाईज इतनी नहीं हो पाएगी कि इतना बड़ा टर्नओवर होगा, तो उससे क्या होगा? जैसे मैं 40 लाख की लिमिट रख दूँ तो नागालैंड में 40 लाख तो पहुँचने वाले बहुत कम लोग होंगे, तो उनके लिमिट कर दी 10 लाख रुपये। कितनी करती? 10 लाख। 10 लाख होते आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो स्टेट विथ लिमिट 10 लाख कौन कौन क्या है? दोनों के लिए गुड्स एंड सर्विस। अगर 10 लाख से ज़्यादा आपकी टर्नओवर हो जाता है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, चाहे गुड्स बेच रहे हो चाहे सर्विस या बोथ, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, कंपलसरी, मैंडेटरी है। कौन कौन? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये स्टेट है जहाँ पे 10 लाख की लिमिट है। फिर इस लिमिट को क्या 20 लाख कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना। पौंडीचेरी क्या है? हमारी यूटी विद लेजिस्लेचर, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जितने भी इनके अलावा जो स्टेट्स है, बचे हुए स्टेट जितने भी है, जैसे जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, इवन इसके अंदर इंक्लूड है, सारे स्टेट के लिए कर दिया 20 लाख रुपीज़ फॉर द लिमिट फॉर द सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर द गुड्स। यानी अगर आपके गुड्स है तो वो 40 लाख तक लिमिट है आपकी, और अगर आपकी सर्विसेज है तो आपकी लिमिट है 20 लाख तक। अगर इन से ऊपर आपका टर्नओवर 40 लाख 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, कंपलसरी है, जरूरी है, राइट। आगे चले, राइट। फिर बात आती है हमारे सामने एग्जामिशन की। किसकी बात आती है? एग्जामिशन की, राइट। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा जब चैप्टर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला तब मैं आपको इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना कि भाई इंटरस्टेट के लिए सप्लाई जो रूल्स एंड कंडीशंस है वो वहाँ पे समझाऊंगा। अभी तो आप ये ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने था कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या क्या था इसका। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स HSN कोड के बेसिस पे किए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कंपोजिशन स्कीम करके कोई स्कीम होती है इसके अंदर, जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए जो लिमिटेड जो टर्नओवर है उस टर्नओवर तक पहुंचते हैं तो उनको इस स्कीम का फ़ायदा दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, और इतने लोग इतने टर्नओवर है उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। फिर हमने पढ़ा इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम के अलावा कुछ एग्जाम्पशंस भी दे रखी है। क्या दे रखी है? एग्जाम्पशंस के भाई apart from providing relief to the small scale business, the law also contain provision for the granting exemption from payment of tax on essential goods and services। essential कौन से? जैसे आप जैसे मिल्क हो गया, essential आइटम हो गई, ठीक है। ये जो essential आइटम्स है इनके ऊपर आपको क्या दे रखा है? एग्जाम्पशन। ऐसे कई सारी लिस्ट ऑफ ऐसे essential आइटम्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये तो बात वो एग्जामिनेशन भी दे रखी है, क्या दे रखी है उसको आगे पढ़ेंगे। फिर आता है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्लो ऑफ क्रेडिट को और ही ज़्यादा फ्लो में बना दिया, स्मूथ बना दिया, सीमलेस बना दिया, ठीक है। सिंस जीएसटी इज अ डेस्टिनेटेड बेस्ड, क्या वापस बात आई? डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड यानी अगर एक गुड्स एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएगा तो टैक्स लगेगा, फिर वो तीसरी पे जाएगा तो टैक्स लगेगा, और आखिर उसको टैक्स को बर्डन कौन करेगा? बर्न करेगा अल्टीमेट कंज्यूमर, राइट। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरली एक्यूड टू द कंज्यूमिंग स्टेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीमलेस कैसे? एफजीएसटी है तो वो कौन लेगा भैया? कि सर स्टेट वाले लेंगे, अपने खाते में लेंगे, ठीक है। अब इंटर स्टेट सप्लायर, जो इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, एक्सपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू सेट अप द अवेलेबल क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी
इन दैट ऑर्डर अगेंस्ट द IGST। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये स्टेट है, मैं बात कर दूँ आपकी महाराष्ट्र। अभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, सेंटर और महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे 1000 का कोई गुड्स लिया, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 9% 18% लगे, तो 180 रुपये, सॉरी 9% लगा ना, तो 90 रुपये इनके पास आ गए और 90 रुपये इनके पास आ गए। समझो मेरी बात। ये क्या हुआ? SGST, ये गया महाराष्ट्र के खाते में, और ये क्या हुआ? CGST, ये गया सेंट्रल के खाते में, राइट। कल उठ के कोई इसी स्टेट ने कहीं आगे कोई गुड्स, इसी स्टेट के किसी ट्रेडर ने कोई गुड्स आगे सेंटर इन द सेंस कि दूसरे स्टेट में बेचा। कहाँ बेचा? दूसरे स्टेट में। दैट मीन्स वो कितने में बेचा? वो फॉर एग्जांपल 10,000 का कोई गुड्स बेचा था, उस पर IGST लग जाएगी 18%। कितनी हुई? 1800 रुपये। कितने हुए? 1800 रुपये। अब उसको चाहिए क्रेडिट 1800 की। समझो मेरी बात। इसने खरीदा था, इसको चाहिए ये 90 रुपये ये रहे और 90 रुपये ये रहे। 1800 रुपये पे करने, वो बोले 1800 रुपये में पे नहीं करूँगा भैया, कुछ क्रेडिट मेरे पास पुरानी मेरी पड़ी है, जो मैंने स्टेट के अंदर सेल की थी उसमें मुझे क्रेडिट मिली, तब मैंने टैक्स पे किया था, उसी में से कुछ गुड्स इस 10,000 वाले आइटम के अंदर है। तो क्या हुआ? 180 रुपये यहाँ से क्या ले पाएंगे? पूरी की पूरी क्रेडिट ले पाएगा। इसको आगे समझाऊंगा एग्जांपल के अंदर। अभी सिर्फ एक छोटा सा सीमलेस फ्लो बता रहा हूँ मैं कि भैया 180 इसमें से लेस हो जाएगा। यानी IGST और CGST, अगर सेंट्रल के पास उसके फंड का पैसा पड़ा है और वो स्टेट से पैसा मांगता है, किसका? CGST का, तो स्टेट क्या करेगी? जब भी क्रेडिट देगी, पैसा एक दूसरे को देते नहीं है और एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर लेते? सेट ऑफ कर लेते, स्टेट और सेंटर। इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि जब भी पैसा, स्टेट का पैसा स्टेट के पास पड़ा है, सेंट्रल का पैसा और सेंट्रल के पास पता है IGST का पैसा, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के सेट ऑफ के अंदर, क्रेडिट के अंदर क्या कर देंगे? सेट ऑफ करने के, यानी एक दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं। आपके पास जो फंड पड़ा है उसमें से मेरा, आप मुझसे मांगते हो, माइनस कर दो, बाकी मैं यहाँ से कलेक्ट कर ही लिया है। समझ लो। आगे बढ़ेंगे किस तरीके से होगा। द बायर इन द इम्पोर्टेंट स्टेट, राइट, हाँ, द बायर इन द importing state, जो importing state है, is allowed to avail the credit of the IGST paid on the interstate supplies made by him। कहने मतलब एक बायर है, मिस्टर एक्स है, उन्होंने इंटरस्टेट सप्लाई की। इंटरस्टेट सप्लाई की मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी IGST वाली। इसमें जो इसने टैक्स दिया है, इस टैक्स का क्रेडिट इसको कहाँ मिल जाएगा? जहाँ पर ये अपनी स्टेट के अंदर, जैसे मुंबई का है तो अपनी स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर वो क्या करता है? इसी गुड्स का क्या करता है? सेल करता है। तो यहाँ पे इसको क्या देना पड़ेगा? SGST और CGST, राइट। तो ये जो पैसा यहाँ दिया है टैक्स का, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। इसी तरीके से इसको आगे चलेंगे। Thus, unlike the earlier scenario where the credit chain used to break in case of interstate sale on the account of non-votable CST under GST remain seamless flow। कहने का मतलब जो पहला जो सिस्टम था वैट का, उसमें सैनवेट की क्रेडिट लेते दिक्कत आती थी आपको, CST की क्रेडिट मिलती नहीं थी, सर्विस टैक्स पैसिव कौन लेता था? सेंट्रल पैसा लेता था, इसकी क्रेडिट मिलती नहीं थी। तो ये सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या कर दिया गया GST के अंदर, और उसको बोला एक जो क्रेडिट फ्लो है उसको क्या कर दिया? एकदम बटर लगा के चिकना कर दिया, ताकि क्या है, ये फ्लो इसका बहुत ही सीमलेस हो। The revenue of interstate sales does not acquire to exporting state and the exporting state transfer to the central the credit of SGST और UT। मैंने वो वाली बात की, एक दूसरे को पैसा नहीं देते और क्या करते हैं? एक दूसरे की क्रेडिट के साथ एडजस्ट कर देते। क्या करते थे? एडजस्ट कर देते, राइट। ये देखो, द सेंट्रल ट्रांसफर टू द इम्पोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ IGST यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ SGST UT GST। पढ़ेंगे इसको ढंग से पढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा ये, इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई विल चार्ज द GST, राइट। दो प्रकार की GST हमारे सामने, CGST SGST। क्यों? क्योंकि ये कौन सी सेल है? ये है इंट्रा सेल। इंट्रा सेल मतलब स्टेट के अंदर, यानी इन स्टेट इनटू द, सॉरी, स्टेट इटसेल्फ, स्टेट के अंदर ही अंदर सेल हो रही है, राइट। तो कितने का? जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय A to B। एग्जांपल समझिएगा, आपको SGST CGST क्या है, कैसे उसका टैक्स इम्प्लीकेशन लगता है, कैसे क्रेडिट मिलती है, ये भी आप सब समझ जाओगे इस एग्जांपल के साथ। वैल्यू चार्ज बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स, कितने? 10,000 की वैल्यू, माल बेचा, सप्लाई की, यहाँ क्या हुई? सप्लाई। दो चीज़ हमेशा याद रखना, GST तभी लगेगा जब क्या हो? नंबर 1 टैक्सेबल क्या हो?
सप्लाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्लस दूसरा क्या था, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ नहीं तो जीएसटी है नहीं। और गुड्स एंड सर्विसेज तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ हुआ तो सर्विस जीएसटी लगेगा नहीं। समझे मेरी बात? चलो देखिएगा, 10,000 का माल उसने बेचा, कितनी जीएसटी लगनी थी इसके ऊपर? 18%। रेट दे रखिए, माना हुआ है कि 18% लगेगी, ऐसी आइटम है जिस पर 18% एज्यूम किया हुआ, तो 18% लगी, तो सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों में बराबर बटेगा, तो कितना हुआ? 9% हो गया। तो इसका 900 900 टोटल उसको पेमेंट, द टोटल प्राइस चार्ज बाई ए ने कितना चार्ज किया? बी से 11,800, यानी ए ने बी से, यानी ए बी ने कितने में खरीदा? 11,800 में आइटम उसको कॉस्ट घर पे पड़ी, इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन इसने किया है यहाँ से, ये जो कलेक्शन किया किसने किया? ए ने किया है। वो क्या करेगा? वो सेपरेटली 2 खातों में जमा कराएगा। किस में? एक तो सेंट्रल और एक स्टेट के खाते में। 900 900 ये इन दोनों के खातों में अलग अलग पैसा जमा कराएगा। टाइम पर जमा कराने इन द सेंस पूरा ऑनलाइन सिस्टम में पैसा आता कट जाता है और उनके खातों में चला जाता है। ठीक है, बात होगी। अब जस्ट आगे देखते हैं। अब उसी बी ने, कौन? मिस्टर बी जो पीछे था, उसने क्या किया? इसको मिस्टर सी को माल बेचा। ठीक है, किसको बेचा? मिस्टर सी को माल बेचा। देखिएगा, मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर सी को माल बेचा। वैल्यू एडिशन कितना किया? 20%, यानी जो 10,000 की आइटम थी, एक मिनट, यानी जो 10,000 की आइटम थी उस पर प्लस 20% बढ़ा दिया, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया, तो वो उसको कितना का कर दिया? 12,000 का कर दिया। कितना का कर दिया? 12,000 का। अब इसको भी 18% टैक्स देना है उस पर, इसको भी 18% टैक्स देना है, यानी 9% दोनों को देगा। अलग अलग खातों में जमा रहा है, इक्वली बांटना है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट कर रहा है, ये ध्यान रखना। या इंट्रा स्टेट की बात चल रही है, यानी स्टेट के बाहर नहीं बेच रहा है। तो 18% 1,000 से जोड़ दिया इसने, तो टोटल कितने हो गए? एडिशन के 14,160 रुपये। सी को कॉस्ट कितनी पड़ी? कि 14,160 रुपये पड़ी। ठीक है, हो गया। अब 12 बी क्या करेगा? देखेगा, कंपोजिशन में दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल टू द बी बाय बी टू द गवर्नमेंट। अब बी गवर्नमेंट को पैसा देगा तो किस रेशियो में, कैसे देगा? देखो, उसको भी देना कितना था? कलेक्ट कितना किया उसने सी से? 1,080 के। सर ये पूरा 1,080 उसको देना चाहिए। ठीक है, एसजीएसटी कितना चाहिए? ये भी बोले 1,080 देना चाहिए इसको, लेकिन वो देगा कितना? 180। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब, इसने ये जो 900 रुपये, जब ये गुड्स किससे खरीदा था? ए से खरीदा था, तब उसको 900 रुपये इसको ऑलरेडी पे कर चुका है। और ए क्या कर चुका है? गवर्नमेंट को ऑलरेडी ये 900 रुपये पे कर चुका है। इसलिए तो क्रेडिट, जब कंप्यूटर में देखेंगे, जब इसका सॉफ्टवेयर जीएसटी का चलाता है, तो क्रेडिट दिखता है कि भाई हाँ, इस फलाना कंपनी ने इस तारीख को इस इनवॉइस के तहत आपको गुड्स बेचा था और उस गुड्स का इतना पैसा आपको क्रेडिट हो चुका है, यानी उसने जमा करा चुका है। राइट, तो 900 रुपये पहले दे चुका है, बचे कितने? 180 अभी देने हैं, 180 देने। अच्छा, ये 180 कहाँ से है? ये सिंपल सी बात है, एडिशन कितना किया उसने? 20% किया, यानी 2,000 रुपये का अपना प्रॉफिट किया। इस 2,000 रुपये कितने रुपये लगते हैं? कितने परसेंट करते? 18% करना। कितना आता है यार? 9 कर दो, 9% कर दो, 180 180 360 रुपये इतने इसके बनते थे, क्योंकि 10,000 रुपये तो ये ऑलरेडी दे चुका है। और ये क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा वो पे करेगा टैक्स, बीच वाले थोड़ा करेंगे। राइट, तो इसने 2,000 ऊपर प्रॉफिट बढ़ाया, उस 2,000 रुपये इसका टैक्स बनता था 360 रुपये, ये इसने क्या कर दिया? पे कर दिया गवर्नमेंट को। और एक बार तो इसने सारा सी से तो कितना ले लिया? पूरे के पूरे पैसे ले लेंगे। 360 रुपये भी इसको नहीं लगे, इसको नहीं लगे। इसको और मैं आगे समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय द सेंट्रल स्टेट, एट लास्ट भी गुड्स सी तक चला गया। फॉर एग्जांपल, सी हमारा क्या था? अल्टीमेट कंज्यूमर था। सी हमारा क्या था? सी हमारा क्या था? अल्टीमेट। ये सी हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर था। ठीक है, अभी आगे तो किसी को बेच नहीं पाएगा। इसने तो पूरे के पूरे 1,080 रुपये दे दिए। गवर्नमेंट के पास कितने हैं? ए से कितने आए थे? कि सर 900 रुपये आए थे। सी सेंट्रल के पास भी गया था, स्टेट के पास भी गया था, अलग अलग खातों में जमा करवाए थे। अच्छा, बी से कितने आए? कि सर 180 आए। टोटल कितने आ गए? 1,080। अच्छा, 1,080 दिए किसने? कि सर ए ने इतने दिए, बी ने इतने दिए। क्या एक्चुअल में ए और बी ने इसको बर्डन को वहन किया? क्या इस ए और बी ने अपने जेब से दिए? क्या नहीं, ए ने बी से लिए तो, और बी ने टोटल किससे ले लिए? सी से ले लिए। तो आखिर ये जो 1,080 और 1,080 का जो बर्डन है, जो बाहर है, वो किस पे गया? जो हमारा अल्टीमेट
कंज्यूमर है उस पर गया। समझे मेरी बात? समझे ये मैकेनिज्म? समझे इनकम टैक्स का, सॉरी जीएसटी का, कि भाई किस तरीके से आईटीसी क्लेम हुआ रहता है, किस तरीके से क्रेडिट आगे मिलती है। और ये हम बात कर रहे थे इंट्रा स्टेट, जब इंट्रा स्टेट में होगा तो इस तरीके से एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट चलता रहेगा। अब बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई की। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब जब एक गुड्स एक स्टेट से स्टेट नंबर 1 टू स्टेट नंबर 2 में जाता है, तब उस गुड्स को बोला जाता है क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, और वो कहता होता है इंट्रा स्टेट, जब स्टेट के अंदर अंदर ही घूमता है। चलो इंटर स्टेट सप्लाई में देखिए अपन, फॉर एग्जांपल एक्स पड़ेगा इसको, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्स, एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट बी। ये ध्यान रखना, ये क्या है अभी तक? क्या है ये है इंट्रा स्टेट। क्या है? इंट्रा स्टेट। अभी तक क्या है ये? इंट्रा स्टेट। यानी स्टेट ए के आदमी ने स्टेट 1 में, जो स्टेट 1 में एक्स, कौन था? मिस्टर एक्स, उसने स्टेट 1 के ही मिस्टर ए को माल बेचा। कितने का? 10,000 का माल था, 18% टैक्स हुआ तो 900 900 और 11,800 में बेच दिया। समझे बात? ये था फर्स्ट स्टेज हमारा। नेक्स्ट स्टेज सप्लाई ऑफ, जो मिस्टर ए, माल किसको बेचा था? कि सर मिस्टर ए को बेचा था। अच्छा, अब ये मिस्टर ए है, ये क्या करेगा? ये स्टेट 1 के मिस्टर ए है, ये माल किसको बेच रहे हैं? कि ये बेच रहे सर स्टेट 2 के मिस्टर बी को। यहाँ पे क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गया। क्या हुआ? स्टेट। यहाँ पे होते ही ये क्या होगी? इंटर स्टेट सप्लाई होगी। क्या होगी? इंटर स्टेट सप्लाई। समझ मेरी बात? चलो, उसने क्या वैल्यूएशन किया? अपना प्रॉफिट तो जोड़ेगा वो, मतलब ऐड ऑन करेगा। ऐड ऑन किया तो कितने हुए? 12,000 रुपये। कितने हुए? 12,000। तो इस पे इसको क्या करना था? 18% जो अपने पहले किया था, 9% किया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्या है? इंटर स्टेट है, यहाँ पे क्या लगेगी? आईजीएसटी। क्या लगेगी? आईजीएसटी। कितनी? पूरी की पूरी 18%, यानी 9 अलग नहीं करेंगे, 18% पूरा पूरा एक ही खाते में चला जाएगा। वो है सेंट्रल का खाता। किसका है? सेंट्रल का अकाउंट। देखिएगा 2160 रुपये दे दिया। इसको बी कितने में पड़ी? किसको? बी को 14,160 रुपये। अब देखिएगा आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितना आईजीएसटी पे करना है? अभी पे कितना करना है? 2160। या क्या ये कौन लिया था? ये 14 से कौन लिया था? ये सर लिया मिस्टर ए लिया, जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया। तो मिस्टर ए क्या करेगा? 2160 रुपये उसको देना है। 900 रुपये वो पहले दे चुका है, 900 900 1800 सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे। कहाँ पे दे रखा है? यहाँ दे रखा है सर। जब माल उसने किससे खरीदा था? मिस्टर एक्स के, अपने ही स्टेट के मिस्टर एक्स से खरीदा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब उसने 900 900 दे चुके थे, 1800 उसको क्या मिल जाएगी? क्रेडिट। यही बोलना चाह रहा था कि जीएसटी के अंदर ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट सिस्टम है, ये क्रेडिट वाला बहुत ही इजी फ्लो में है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे देना कितना? आईजीएसटी को देना है, लेकिन एडजस्ट ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों एडजस्ट हो जाएंगे इन फ्रंट ऑफ आईजीएसटी। तो अब इसको पैसा देना कितना? 360। वही एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था, 360 रुपये इसको भी देना था। ठीक है, अब देखिएगा ये कौन है? ये गुड्स किसके पास आ गए? मिस्टर बी के पास आ गए थे ना ये गुड्स। ये हाँ, मिस्टर बी के पास आ गए स्टेट 2 के। अब मिस्टर बी ने क्या किया? सप्लाई ऑफ गुड। मिस्टर बी ने स्टेट ऑफ 2, जो कि कौन से स्टेट था? स्टेट 2 का मिस्टर बी था, जिसने किसको भेज दिया? स्टेट 2 के ही मिस्टर सी को। किसको भेज दिया? मिस्टर सी को। फिर 20% क्या जोड़ा उसने? अपना वैल्यूएशन। अब ये ध्यान रखना, ये क्या सप्लाई वापस से क्या सप्लाई होगी? ये होगी इंट्रा स्टेट होगी। क्या होगी? इंट्रा, क्योंकि एक ही स्टेट में स्टेट 2 और स्टेट 2। देखिएगा 14,400 इसने चार्ज किया कॉस्ट। इसका 14,400 कहाँ से आया सर? 14,400 ऐसा आया कि ये जो पैसा इसने इसको दिया था, ये फोटो पीछे आ गई ना अपन। ये सर मेरा इसको एक्चुअल में पैसा कितना लगा था? 12,000 ये था और ये था। तो कॉस्ट पे इसने 20% और ऐड किया, यानी इस पे 20% और ऐड करो तो कितना होता है? 14,400। क्या होता है? 14,400। यानी इसको कॉस्ट घर में कितनी पड़ी थी? 14,400। सॉरी, कॉस्ट तो पड़ी थी 12,000 और बाकी ऐड ऑन करके इसने मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस ये बेच रहा कितने में?
14,400। अब इस पर क्या लगाएगा, 9% लगाएगा। क्या क्या लगाएगा, 9। क्यों सर यहाँ पे 18 क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी तो IGST नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो 1296 हुए 16,900। अब देखिएगा, क्या ये 1296 को पे करने थे, क्या ये पे करेगा 1296 दोनों को, नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक इसके पास क्या है, जब तक इसके पास क्या है, ये क्रेडिट पड़ी है। क्या पड़ी है, क्या पड़ी है, IGST की क्रेडिट पड़ी है। IGST क्रेडिट कितनी है, पिछली बार इसने कितना दिया था देखिएगा, 2160 रुपये। इसने टोटल कितने दिए थे, 2160 इसने दिए थे। 360 इसने पिछली बार में एडजस्ट कर दिए। कहाँ किए, क्या हो जाता है, 360 कहाँ एडजस्ट किए इसने, ये यहाँ देने थे ना, यहाँ देने 360 इसने दिए नहीं। इसने बोला मेरे पास ऑलरेडी मैंने दे रखे, वो मेरे क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। 360 ने कर रखे थे, बचे कितने, 2200 रुपये बचे। 1296 इसको देने। इसमें ऑर्डर ऑफ क्रेडिट एडजस्टमेंट का, जो एडजस्ट करने का कोई ऑर्डर निर्धारित नहीं है, आपकी इच्छा हो जाओ, CGST से कर सकते हो, SGST कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर CGST में करते हैं। तो 1296 इसको दे दिए, बचे कितने, कितने बचे, 6864 इतने बचे। वो उसने क्या कर दिए, SGST की, यानी बच्चा अभी 432 रुपये इसको और देने पड़ेंगे, क्योंकि और क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि सारी IGST इसकी क्या होगी, एडजस्ट होगी। तो अब ये रुपए किसको देने पड़ेंगे, भाई SGST में इसको एक्स्ट्रा पैसे जमा कराने पड़ेंगे, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखो इसमें कोई ऑर्डर निर्धारित नहीं है, लेकिन मोस्टली CGST के साथ एडजस्ट किया जाता है। पहले उसको पूरा दिया जाता है, उसके बाद SGST का। रीज़न बिंग ये सारा जो क्या बोलते हैं इसको, IT सॉफ्टवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा सेंट्रल हैंडल करता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसको पहले किया जाता है, राइट है। आप अपने हिसाब से ऐसे भी करोगे तो भी रॉन्ग कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे चले। अब स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू देख ले। सेंट्रल स्टेट के पास कितना पैसा आया, देखो 900 तो आ ही गए थे पहले वाले में। फिर 360 रुपये इसने दिए थे इसने 360 रुपये, यहाँ पे चाहे एडजस्ट कराए दिए तो थे ही, बचे थे इसके। फिर 900 रुपये ट्रांसपोर्ट टू सेंट्रल, लेकिन उसमें से एडजस्ट कर दिए क्योंकि IGST पड़ा था अपने पास। फिर ये 876 रुपये यहाँ से इसने भी एडजस्ट कर लिए। समझ में नहीं आया, वापस समझाता, देखो शुरू से पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल और स्टेट काम पड़ रहा है। नंबर 1, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना था, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना था, और स्टेट गवर्नमेंट 2 के पास कितना था, 1 और 2 और गवर्नमेंट, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहाँ से देखते हैं। ये 900 रुपये तो ये आए थे स्टेट 1 के आदमी के पास से, फिर IGST आ गया था, यानी 900 रुपये तो आ चुके थे। फिर हमारे पास 360 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और कितने आए, 360 रुपीज़ ये आए, एडजस्ट किया ना, बाकी तो यहाँ से लेस हो गया, कितना है 360 रुपये। फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेट 1 टू सेंटर, स्टेट 1 टू सेंटर ट्रांसफ़र क्यों किया अपन ने, ये चलो इसको तुम बहुत कंफ्यूज होंगे, तुम इसको एक बार के लिए काट दो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से। ये थोड़ा अलग तरीके से बताया, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके एक एग्जांपल बताऊंगा, वापस पूरी की पूरी क्रेडिट निकालना, और एक एग्जांपल के साथ एक अपन फेयर पेज में वापस करेंगे, ठीक है। इसको देखिएगा आप, GST कॉमन पोर्टल। अब बात करते हैं कि भाई इसका एक कॉमन पोर्टल भी बना रखा है। क्या बना रखा है, पोर्टल, जहाँ से क्या करता है, कंट्रोल एंड मैनेज होता है, कंट्रोल और मैनेज होता है, ऑनलाइन IT इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। सेंट्रल एक्सट्रा के लिए रेगुलेशन फॉर्मेट पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर GST इम्प्लीकेशन से लेकर हर चीज़ का क्या होता है, यूनिफॉर्म फॉर्मेट और इंट्रैक्शन है, ताकि क्या हो, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर कौन है, जैसे आप, मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, हम हो गए, क्या बोलते हैं उसको, SSC हो गया, खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हो गए, जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, गवर्नमेंट खुद होगी, स्टेट गवर्नमेंट खुद होगी, तो उन सबको एक तरीके से मैनेज करने के लिए, रिटर्न्स की फाइलें, रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पे क्या होगा, उन सब के लिए उन्होंने क्या किया, एक
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो उसको जीएसटी कॉमन पोर्टल का नाम दे दिया, यानी सब वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मैं एक्सेस कर सकता हूँ या जीएसटी का ऑफिसर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए अलग, जैसे मैं इंटरनेट से, जैसे मैं एसएससी हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट की कोई भी डिटेल इंटरनेट से देख सकता हूँ, लेकिन वो इंट्रानेट से देखेगा, राइट। चलो, बिसाइड GST being designated base tax, interstate trade of IGST needed a robust settlement mechanism on the state level. क्योंकि IGST अभी अपने पढ़ा था कि IGST को पैसा चाहिए होगा, या IGST को अगर कोई पैसा दे चुका तो उसे एडजस्ट करने के लिए SGST और CGST एडजस्ट होता है। अभी जो वैसे मैंने एग्जांपल में बताया था उसको और एलोबरेट करेंगे अपन। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा सा मैकेनिज्म चाहिए, एक बढ़िया मैकेनिज्म चाहिए जो इन सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली क्या कर दे, होल्ड ऑन कर दे, ना कि ऑफिस के चक्कर काट निकालने पड़े कि भैया सेंट्रल वाले के मेल आ रहे हैं, स्टेट वाले जवाब नहीं दे रहे, इनकी बने नहीं बने, अलग गवर्नमेंट हो। तो हर चीज़ की इशू को ख़त्म करने के लिए एक कॉमन पोर्टल बना दिया गया, राइट। उस पोर्टल का नाम क्या है, www.gstgov.in, ठीक है, समझे। क्या साइट क्या है अपनी, www.gst.gov.in। ये साइट को मैनेज कौन करता है, मैनेज करता है बाय गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। कौन करता है, GSTN, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। याद रखना इस चीज़ को कि उस कॉमन पोर्टल को, GST के कॉमन पोर्टल को मैनेज कौन करता है, GST खुद क्या है, एक सेक्शन 8 की कंपनी है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान रखना। ऐसे सेक्शन 25 थी ऑफ 1956, लेकिन 2013 आने के बाद ये सेक्शन 8 कंपनी है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। समझो, जो सेक्शन 8 पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा लॉ के अंदर, लेकिन बता दूँ हल्का फुल्का कि भैया जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑब्जेक्टिव की जो कंपनीज होती है वो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। जैसे ट्रस्ट और सोसाइटी होती है, वैसे सेक्शन 8 कंपनी भी होती है। तो ये GST कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैनेज GST कॉमन पोर्टल, टू मैनेज GST कॉमन पोर्टल, ठीक है। तो स्टेट और सेंट्रल के बीच में कुछ भी इशू हो तो ऑनलाइन मैकेनिज्म ऑटोमेटिक की तरफ वो सॉल्व करता है, ठीक है। देखिएगा, ये ऐसी साइट है GST कॉमन पोर्टल, मोस्टली आपने देखी होगी, ठीक है। GST पोर्टल इज एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट। मैंने बताया था इंटरनेट कौन, जैसे हम लोग इंटरनेट से करते हैं, कौन कर सकता है, चाहे टैक्स पेयर हो या उनका CA हो या टैक्स एडवोकेट हो, वो कैसे इंटरनेट से उसको एक्सेस कर सकता है, अपना रिटर्न भर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, नोटिस के बदला जवाब दे सकता है, या किसी तरीके से एप्लीकेशन डाल सकता है, राइट। और इंटरनेट से जो टैक्स ऑफिशियल्स है, जो GST डिपार्टमेंट के टैक्स ऑफिशियल्स है, वो किससे देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, राइट। इंट्रानेट उनके अंदर होती है, ठीक है। ये बता ही दिया तुम्हें, कॉमन पोर्टल है। ये क्या करती है, सिस्टम प्रोवाइड लिंकेज देती है कॉमन पोर्टल, किसको, स्टेट को भी देती है, UT को भी देती है, टैक्स डिपार्टमेंट को भी, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी जितनी भी है उनको भी, टैक्स पेयर को खुद को देती है, बैंक्स को देती है, और अदर स्टेक होल्डर जो भी लोग हैं, जो जैसे चार्टर अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट जो भी है, उन सबको क्या देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, GST पोर्टल को रन कर सकते हैं, उसे अकाउंटेबिलिटी चेक कर सकते हैं, इवन हम हमारा काम जो प्रोसीजर है वो पूरा कर सकते हैं उस एक प्लेटफॉर्म से, राइट। क्या क्या फंक्शन है GST, इस साइट के फंक्शंस क्या क्या है, पड़ेगा जगह, फैसिलिटिंग रजिस्ट्रेशन करना, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी, जो रिटर्न भर रहे हैं उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को फॉरवर्ड करना वो रिटर्न, कंप्यूटेशन, सेटलमेंट ऑफ IGST, जैसे मैंने बताया था IGST का सेटलमेंट करना, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स, अगर कोई कंज्यूमर गलत फॉर SSC गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको मिसमैच हो रही है, मैच हो रही है क्या, उसको करना, बैंकिंग से उसको, बैंकिंग नेटवर्क से उसका मैच करवाना। अगर बैंकिंग में कोई ट्रांजेक्शन बड़ा कर दिया आपने, 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया और आप GST में कुछ दिखाई नहीं रहे हो, तो GST वाले उसको पकड़ लेंगे और बोलेंगे 20 लाख पे GST कहाँ है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो, राइट। MIS रिपोर्ट जारी होती है, वो MIS रिपोर्ट किसको देती है, सेंट्रल और स्टेट दोनों को दी जाती है, हर मंथ एंड पे दी जाती है कि भाई ये MIS रिपोर्ट है और इस बार का इतना कलेक्शन था, और इस तरीके से कलेक्शन, रीडिंग, एनालिसिस, टैक्स प्रोफाइल, जो टैक्स पेयर की प्रोफाइल है उसका एनालिसिस भी ये करती है, कौन करती है, GST, जो हमारी कंपनी है, जो क्या करती है, मैनेज करती है, राइट। समझ बात, चलो आगे चलते हैं। दूसरी बात, यानी GST डिपार्टमेंट को पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर, रिटर्न से लेकर, सारा पोर्टफोलियो बनाना, सब कुछ करना GST कंपनी करती है, जो ऑनलाइन कॉमन पोर्टल को मैनेज करते हैं। कॉमन पोर्टल का नाम है www.gst.gov.in। उसके साथ एक वेबसाइट और है, उसको बोला जाता है www.e-way-bill-gst.com, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये काम करती है E-way बिल निकालने का काम करती है,
ई वे बिल यानी अगर कोई सामान गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है बाय ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, बिल लेना पड़ेगा। खाली आपने जो बिल बना के दिया वो बिल नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ई वे बिल लेना पड़ेगा। अगर वो 50,000 से बड़ी आइटम है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो अपन पढ़ेंगे रेलिवेंट चैप्टर्स के अंदर। जो कोई ट्रकें जा रही है सामान ले लेकर, इन सब के पास क्या है, ई वे बिल है। क्या है, ई वे बिल। जो पहले क्या होती थी, बिल्टी कहते थे, पुराने लॉ में क्या कहते थे, बिल्टी की जगह क्या आ गया, ई वे बिल आ गया, राइट। तो however the important to note that the common GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर फर्निशिंग ई वे बिल, इस ई वे बिल को निकालने के लिए एक अलग कॉमन पोर्टल बनाया गया, उसको नाम गया ई वे बिल GST सिस्टम। उसको मैनेज कौन करता है, उसको तो कौन कराता है, GST डिपार्टमेंट कराता है, लेकिन इसको मैनेजमेंट कौन करता है, इसको मैनेजमेंट करता है खुद मिनिस्ट्री, मैनेज्ड बाय द नेशन इंफॉर्मेटिक सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये खुद मिनिस्ट्री इसके ऊपर नज़र रखती है ताकि किसी भी तरीके का गुड्स अगर इधर से उधर हो रहा हो तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर वो विदाउट ई वे बिल के हो रहा है। कैसे हो रहा है, विदाउट ई वे बिल के लिए। एक इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल क्या है सर, एक ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो GST पोर्टल जो ये है, जो ये कौन सा पोर्टल, ये ई वे बिल वाला पोर्टल क्या करता है, ये पोर्टल जनरेट करता है। और ये क्या है, एक तरीके का एविडेंस है कि जो माल जो गुड्स ट्रक में जा रहा है वो क्या है, ऑथेंटिकेट है और उसके अंदर कोई एविएशन नहीं हो रही है। समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। GST कौन सा डिपार्टमेंट जो कि कॉमन पोर्टल को क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेज कॉमन पोर्टल, ठीक है। सिलेक्टेड, अब इस GST ने कुछ सिलेक्टेड ITS सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज को सिलेक्ट किया जिनको बोला जाता है GST सुविधा प्रोवाइडर्स, GST सुविधा प्रोवाइडर्स। इसने कुछ ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट किया है जो GST सुविधा प्रोवाइड करती है, जिसका काम है कि क्या काम करना है कि जो टैक्स पेयर है और GST इनके बीच में क्या बनाए, ब्रिज बनाए, इंटरेक्शन ब्रिज बनाए, यानी गाइडेंस दे उसको चलाने का, मैनुअल दे कि किस तरीके से GST वर्क करता है और इनके बीच में फैसिलिटेट करे टैक्स पेयर और ऑनलाइन ये जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है, कॉमन पोर्टल है, इसके बीच में। क्योंकि क्या होता है, कुछ हर ट्रेडर को, हर सेलर को उसका सिस्टम पता नहीं होता किस तरीके से वो रन करता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो जाना ही है, लेकिन कोई नहीं जाना चाहे, कोई इस पर खर्चा नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी बर्डन ऑफ कॉस्ट नहीं लेना चाहे, तो वो क्या कर सकता है, वो ऐसे GSPs होते हैं जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, ये जो सुविधा केंद्र है, प्रोवाइडर केंद्र है GSPs, GST सुविधा प्रोवाइडर्स, इनके पास जाकर आप उनसे रिटर्न भरवा सकते हो, रिटर्न भरना सीख सकते हो। They facilitate the taxpayer in uploading the invoices as well as filing of return, act as a single stop shop for GST relevant services। आपको बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक जगह जाओ सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। They customize product that address the need of different segment of user, आपके कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाकर आपको देंगे कि भाई आपकी कंपनी के लिए यूजफुल और आसान तरीके से आपको ट्रेनिंग भी देंगे, समझाएंगे भी। एंड GSP में टेक हेल्प, अगर इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये हेल्प किससे लेती है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ASPs होते हैं, जो लिंक क्या करता है बिटवीन टैक्स पेयर एंड GSP। कुछ एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके थ्रू क्या करते हैं, मोस्टली तो ई-मित्र वाले होते हैं ना, ई-मित्र से ही क्या करती है GSP लगभग चलता है, समझे। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी अगर आपको कोई काम ना आए तो ये ऐसा सुविधा है मार्केट में अवेलेबल, जो क्या करेगी, आपको इंटरेक्ट कराएगी, आपको ट्रेनिंग देगी और आपका काम आसान करेगी। नेक्स्ट, अब मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था CGST है, SGST है, UTGST है, ठीक है, IGST है। मैंने एक चीज़ और बोली थी आपको कि एक कंपेंसेशन सेस एक्ट भी बनाया गया था उसमें। क्या बनाया गया था, कंपेंसेशन सेस एक्ट। किस लिए, देखिएगा, GST कंपेंसेशन सेस एट स्पेसिफाइड रेट हैज़ बीन इम्पोज्ड अंडर द GST कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2007। ये पावर किसको होती है, ये पावर है स्टेट के पास कि वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर सके और एक्स्ट्रा रेट पे क्या ले सके, सेस वसूल कर सके, ताकि उसको कोई चीज़ का कंपेंसेट करना हो तो वो कंपेंसेट कर सके स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल
केरला जैसे फॉर एग्जांपल केरला ने क्या किया था, एक कंपेंसेशन सेस लगाया था, ताकि उससे क्या हो कि उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो क्या हो, फुलफिल हो। केरला में बता बाढ़ आई थी, थोड़ी बारिश हुई थी, कैलेमिटी, तो उसने केरला कैलेमिटी सेस लगा दिया। उससे क्या हुआ कि 800-850 करोड़ का और रेवेन्यू जनरेट हो गया। उससे जो ये कैलेमिटीज़ की वजह से जो नुकसान हुआ था वहाँ पे, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार के पास पैसा आ गया। तो ऐसा अगर कोई स्टेट चाहे तो अपनी तरफ से कंपेंसेशन सेस एक स्पेसिफाइड रेट के अंदर क्या कर सकता है, और 18% के ऊपर और लगा सकता है। ठीक है, जैसे कि मोस्टली स्टेट लगाते हैं, जैसे किस पे लगाते हैं, मोस्टली ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स पे लगा रखा है। डीमेरिट गुड लाइक पान मसाला, तंबाकू, ये दारू वारू जो भी है, मोटर कार से, इनके ऊपर उनको लगता है कि भाई इसकी बिक्री ज़्यादा है यहाँ पे ज़्यादा, तो हम यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन और कर सकते हैं। तो स्टेट चाहे तो एक सेस एक्स्ट्रा लगा सकता है इन पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर, और चाहे तो वो सेस हटा के सस्ता भी कर सकता है। राइट, अब यहाँ तक तो बात हुई जीएसटी में क्या क्या था, सारी चीज़ें समझ में आई, आपको इंट्रोडक्शन करवाया, एक बेसिक सारी चीज़ें बताई गई कि भाई ऐसा चीज़ें जीएसटी के तो होती है। अब जीएसटी के अंदर से कुछ गुड्स को एक्सक्लूड कर रखा है। क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है। कौन से वो गुड्स है जिनको जीएसटी अभी तक जीएसटी के कवरेज के अंदर नहीं है। तो जीएसटी लेवाइड इन द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, दवाइयों के लिए नहीं, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन। यहाँ से लेते चलते अपन एक एक, ऐसे पेट्रोलियम क्रूड है, डीजल है, पेट्रोल है, एटीएफ और नेचुरल गैस, यहाँ से चलते हैं। एल्कोहल लिकर इट आउटसाइड, यानी जो वाइन्स है, जो विस्कीज है, वो क्या है, आउटसाइड जीएसटी है। दैट मीन्स उन पे अभी भी क्या लगता है, वैट लगता है, वैट और सीएसटी। आज भी क्या लगता है उनके ऊपर, वैट और सीएसटी, उन पे जीएसटी नहीं लगा है। द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू द स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अभी भी उन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, और इंटरेस्टेड होने पर वैट और सीएसटी उन पे लगता है। यानी अभी भी उनके अंदर क्या किया गया है, जीएसटी के प्रारूप में नहीं लाया। याद रखना ये लिस्ट, एक तो क्या है, लिकर है, दूसरा क्या है, पेट्रोलियम आइटम, जितनी भी पेट्रोलियम आइटम है, जैसे क्रूड है, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, एटीएफ जो एरोप्लेन में यूज़ होता है वो है, ठीक है, ये सारी नेचुरल गैस है। इन सब के ऊपर भी क्या है, सिर्फ अभी भी क्या लग रहा है, वैट लग रहा है, जीएसटी नहीं लगा। लेकिन एक ध्यान रखना, इसको तो एक्सक्लूड कर रखा है, इस आइटम को तो एक्सक्लूड कर रखा है, किसको, लिकर को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो पेट्रोलियम क्रूड और डीजल है, अभी भी इस पर क्या चल रही है, फाइट चलती है स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में। सेंट्रल कहता है इसको भी जीएसटी के अंदर लाया जाए, स्टेट इसको लाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो वैट और जो रेवेन्यू कलेक्शन वो सीधा स्टेट का होता है, और ये जीएसटी आने से कुछ सेंट्रल को देना पड़ जाएगा उनको। तो जैसे कि ये देखिएगा, जीएसटी विल बी लेवाइड ऑन दिस प्रोडक्ट ऑफ ऑन द डेट ऑफ नोटिफाइड। तो उसमें एक लाइन लिख दी गई कि इन प्रोडक्ट पे जीएसटी तब लगाया जाएगा, कौन से प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस पे, जब ये जो जीएसटी काउंसिल है, कौन, एक जीएसटी काउंसिल है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, मतलब उनके आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट के पास पावर दिया गया कि प्रेसिडेंट ने उस आर्टिकल के तहत क्या बनाया गया, जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जो इस पूरे जीएसटी प्रकरण पे नज़र रखे बनी थी। अगर इस जीएसटी काउंसिल ने कभी भी नोटिफाइड कर दिया, इसने कभी भी नोटिफाइड कर दिया कि भैया अब इन आइटम्स के ऊपर क्या लगना चाहिए, जीएसटी लग जाना चाहिए, तो स्टेट को मानना पड़ेगा और जीएसटी लागू करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरी आइटम टोबैको पे भी क्या है, ये क्या बोला, However, the Union government has also retained the power to levy excess duty on the tobacco and tobacco product manufactured in India. लेकिन एक चीज़ याद रखना, टोबैको पर जीएसटी लगता है। देखो, दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, इन आइटम्स पे तो क्या लगाया जाएगा, जो ऐसी डीमेरिट आइटम उस पर लगता है सेस, कन्फ्यूज मत होना, उन पे क्या लगाया जाएगा, कंपेंसेशन सेस। लेकिन कुछ ऐसी आइटम है जिन पर जीएसटी लगता भी है और किसी आइटम पे नहीं लगता, और कुछ ऐसी है जो अभी भी पेंडिंग चल रही है। जीएसटी काउंसिल कब उसको नोटिफाइड करे, हम उस पर जीएसटी के अंदर दायरे के अंदर आए। जैसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल टोटली उस पर जीएसटी अभी तक नहीं लगा, ना किसी ने नोटिफाइड किया, ना लगेगा। नंबर 2, वो भी वैट के हिसाब से। नंबर 2, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल और ये
अभी तक नहीं लगता जीएसटी, लेकिन नोटिफाइड अगर करता है जीएसटी काउंसिल तब से लगना स्टार्ट हो जाएगा। टोबैको जिस पे जीएसटी लगता तो है, अभी भी लगता है, लेकिन यूनियन जो सेंट्रल है वो जीएसटी के अलावा इससे एक्साइज भी लेता है और इस पर डबल टैक्सेशन की मार दे रखी है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीमेरिट वाला गुड है, ठीक है। इसको कम करना चाहते हैं देश में, तो उससे टैक्स उनसे बहुत ज़्यादा वसूलते हैं। तो सुबह क्या लगता है, तंबाकू इज जीएसटी इज लेवल ऑन द टंबाकू, हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू द लेवाई एक्साइज ड्यूटी ऑन टंबाकू एंड टंबाकू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। वो एक्साइज भी लगाती है। रिजल्टेंटली टंबाकू इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CET मान लो बोले, ठीक है। अब फर्दर रियल एस्टेट सेक्टर हैज केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी ऑन द सेल्स और परचेज ऑफ इमूवेबल। जैसे इमूवेबल जो चीज़ें हैं उन पे अभी जीएसटी नहीं लगाया गया, अलग कर दिया गया, लेकिन रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के ऊपर जीएसटी लेटेस्ट में उसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो एक सिर्फ नॉलेज के लिए देख लेना कि इसको आउट ऑफ रखा था, लेकिन अब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी जीएसटी ले आए गए। ध्यान रखना, धीरे धीरे इसका और इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल के अंदर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू इससे बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। अब क्योंकि जीएसटी आने के बाद सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्स कौन से स्टेट टैक्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए, मर गए। कौन से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, सारी ख़त्म कर दी कि सब जीएसटी के अंदर आ गई। सर्विस टैक्स जीएसटी के अंदर आ गया। एक्साइज ड्यूटी जो भी मेडिकल और इन पे लगते थे ये भी अब जीएसटी के अंदर आ गए। CVDT जो और वैल्यू एडिशनल टैक्सेस थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। CST बताया मैंने आपको, ये भी ख़त्म हो गया। स्टेट के अंदर कौन से, वैट सेल टैक्स सबसे बड़ा, तो लग्जरी टैक्स, एंटी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट चार्जेस जो भी और टैक्स ऑन ये सब खत्म करके एक ही नाम सिंगल टैक्स सिस्टम कर दिया गया। समझो मेरी बात, देखिएगा ये डायग्राम में, जैसे ये सारे टैक्स है इनको एबलाइज करके सिंगल टैक्स सिस्टम कर दिया जीएसटी, जिसके एक भाग है CGST, एक SGST और UTGST और एक क्या है IGST, ठीक है। विद इन जीएसटी और आउटर जीएसटी कौन से जीएसटी के अंदर है, कौन से नहीं है। जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पावर टू रिमेन विद द स्टेट के पास पावर रहेगा, वो चाहे तो इसको ले सकता है जीएसटी के अंदर, नहीं चाहे तो नहीं, और स्टेट कभी ऐसा करेगा नहीं। नंबर 2, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कौन से, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ATF, ये सब ये जीएसटी की काउंसिल मीटिंग का वेटिंग में, यानी इसके वेटिंग में ये, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय द लोकल बॉडीज़ पूरे ख़त्म कर दिया, रिमेन विद द लोकल बॉडीज़ के बाद है, लेकिन इसको अंदर लगभग डाल दिया गया है, किसके अंदर, जीएसटी के अंदर, सारे स्टेट ने, लगभग सारे स्टेट ने डाल दिया। टोबैको दोनों में जीएसटी भी और एक्साइज भी इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। अब कुछ बेनिफिट्स है ऑफ जीएसटी के बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि जीएसटी आने के बाद इकोनॉमिक्स के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या बेनिफिट हुआ। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशन मार्केट, यानी सिंगल मार्केट कर दिया, सिंगल टैक्स, सिंगल मार्केट, यानी इंडिया मेक इंडिया एज अ कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर्स एंड रिमूव द इकोनॉमिकल बैरियर्स। जो बाहर से लोग आते थे इंटीग्रेटेड के अंदर, अपने यहाँ पर जो बाहर से आते थे, इतनी भयंकर अपनी जो कॉम्प्लेक्स था अपना सिस्टम, टैक्स सिस्टम, उसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, जीएसटी आने के बाद रिलैक्सेशन मिल गया, एक कॉमन रेट टैक्स आ गई, तो उससे इकोनॉमिक बैरियर्स थे जो हमारे, वो भी लगभग ख़त्म हो गए। नंबर 1 फ़ायदा था इसका कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट कर दिया जीएसटी के कारण। नंबर 2, मेक इन इंडिया को बूस्ट कर रहा है इनिशिएटिव, यानी जो मेक इन इंडिया है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, उनको ऊपर जीएसटी लगने के बाद एज वेल एज नेशनल इंटरनेशनल मार्केट है जो हमारे मेक इन इंडिया के अंदर क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके ऊपर भी जीएसटी, एक सिंगल रेट सिस्टम है, तो उनको भी अपना टैक्स सिस्टम समझ में आने लगा। पहले समझ में आता ही नहीं था, तो वो डरते थे, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता था तो किसी न किसी में कमियां निकाल के उनके ऊपर केस कर दिया जाता था, या फिर रेवेन्यू वाले ऑफिसर्स उनको बहुत तरीके से परेशान करते थे। तो अब जैसे क्योंकि ये सिंगल रेवेन्यू सिस्टम आ गया, सिंगल टैक्स सिस्टम आ गया जीएसटी, अब उनको बिजनेस करने के लिए और भी आसान लगता है इंडियन मार्केट, और वो मेक इन इंडिया के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 3, एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है अपना, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। जैसे आएंगे जॉब्स बढ़ेगी हमारे पास, राइट, उससे क्या होगा, दूसरा फ़ायदा, जैसे इन्वेस्टमेंट बाहर से यहाँ आएगा, जॉब्स बढ़ेगी तो हमारे अल्टीमेटली हमारे जीडीपी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीजिंग नेचर की हो जाएगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर कर दिया, ईज टू डूइंग बिजनेस। अगर आज कोई बिजनेस किसी को करना है तो एक पोर्टल पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो,
रजिस्ट्रेशन कहीं फिजिकल फेस टू फेस कोई मिलने की आवश्यकता नहीं, पोर्टल पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्टर्ड हो जाओ, आराम से रजिस्टर हो जाओगे। जो डॉक्यूमेंट बोले हैं वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, स्कैन कॉपी डालो उसकी, खाली किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं, स्कैन डॉक्यूमेंट डालो, रजिस्टर्ड हो गए। ऑनलाइन ही क्या भरो, उसके रिटर्न्स भरो, ऑनलाइन ही क्या भरो, उसके रिटर्न। तो ये जो बिज़नेस करने का, जो पहले बिज़नेस करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था कि यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, सीए के पास जाना पड़ेगा, इतनी चीज़ें, अब ऐसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ ऑनलाइन है। एक फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना, रजिस्टर होने के बाद उसके बाद अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है मंथली उसको क्या कीजिए, फाइल कीजिए, सॉरी जीएसटी रिटर्न, मुझे इनकम टैक्स याद आता पूरे दिन, राइट। और नेक्स्ट सर्टेनिटी टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव, सीधी सी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जैसे इसके 3-4 पॉइंट निकल सकते हैं। जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनसे ना मिलने की आवश्यकता है, ना उनसे किसी तरह की बार्गेनिंग करने की आवश्यकता है, ना किसी तरीके से उनसे हमारा कोई लेना देना। अगर हम सही ढंग से हमारा बिजनेस कर रहे हो, हम सही तरह से सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखा रहे हैं अपना जीएसटी के अंदर, तो वो किसी प्रकार की कोई चीज़ की हमारे अंदर रुकावट नहीं डाल सकते, राइट। इजी टैक्स कंप्लाइंस भी क्या कर दिया, इजी कर दिया। एक अच्छा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बना दिया, जीएसटी पोर्टल बना दिया, जिससे क्या कर सके, हम टैक्स इजीली जमा करा सके और उसके कंप्लाइंस भी इजीली अचीव कर सके। तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद ग्रेट यूज ऑफ आईटी। एक अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया, ये फ़ायदा हो गया। पहले वैट में ऐसा नहीं था, वैट में कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, सेल टैक्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीज़ें हटाकर एक सिंपल सा कॉमन पोर्टल जिसको जीएसटी चलाता है, मैनेज करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से चलाता है। हाँ, इनिशियल स्टेज में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन वो तो आती है, हर किसी में आती है चेंजेस में। रिडक्शन इन कॉम्प्लाइंस कॉस्ट, अब कॉम्प्लाइंस कॉस्ट में रिडक्शन हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन है, तो कॉम्प्लाइंस कॉस्ट भी आपकी लो हो गई, राइट। और क्या हुआ, एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो बेनिफिट फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर ट्रेड है या इंडस्ट्रीज़ है, उनको सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज हुआ। कैसे हुआ, जीएसटी आने के बाद सीएसटी से वो हट गए, पहली बात तो। दूसरे, इतने सारे नंबर्स ऑफ टैक्सेस थे, वो एबोलाइज हो गए। सीएसटी इसकी बेजमारी से दूर हो गए। इंट्रास्टेट है या इंट्रास्टेट है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक आईजीएसटी चीज़ है, उसका एडजस्टमेंट होगा। उसके अलावा आपको पूरे इंडिया में कहीं बिजनेस करने से, इवन फॉरेन में बिजनेस करने से आपको डरने की आवश्यकता नहीं, और बहुत ईजी सिस्टम कर दिया अच्छे से। तो टैक्स सेट ऑफ होता है, जो इनपुट टैक्स है वो सेट ऑफ होता है ऑनलाइन। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लेजर है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, हमें उससे चेक करना है, मैच करना है, और अगर मैच है देन हमको क्या करना है, क्रेडिट लेना है, और मिसमैच है तो हम उसको छोड़ के आगे चले जाएंगे, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट, जो पहले कास्केडिंग का मतलब डबल टैक्सेशन, जब भी कास्केडिंग वर्ड आए समझना इसका मतलब क्या है, डबल टैक्सेशन। जो कास्केडिंग इफेक्ट है सबसे पहला, उसका मिटिगेशन हो गया, वो खत्म हो गया, कि वैट अलग लेता था, सीएसटी अलग लेता था, और इनका इनपुट सर्विस टैक्स में कहीं पे भी नहीं मिलता था। तो एक ही प्रोडक्ट पे हमें 2-3 बार टैक्स देना पड़ता था। मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि हम जब होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाते थे, तब क्या होता था, वैट भी लगता था और साथ में सर्विस टैक्स भी लगता है। इन दोनों की जगह अब कितना लगता है, सिर्फ जीएसटी लगता है। तो ये जो कुछ कमियाँ थी, वो सब कमियाँ क्या हो गई, इससे दूर हो गई। और बेनिफिट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर, वही मैंने आपको बताया, कंपोजिशन स्कीम करके एक स्कीम है, उसके लिए जो स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर उनको और ज़्यादा क्या दे रखा है, रिलीफ दे रखा है, ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, तो हम कहाँ पर थे, बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए थे जीएसटी के, राइट। इस प्रकार के कुछ इसके इजी टैक्स कॉम्प्लाइंसेस, जीएसटी की वजह से इजी टैक्स कॉम्प्लाइंसेस है हमारे लिए, और ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। कल थोड़ा मौसम बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था, इस वजह से मुझे एट लास्ट इसको बंद करना पड़ा, और आज थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया था हमारा 10 से 15 मिनट का, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। और बेनिफिट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हमने कर चुके थे ये। एंड नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी हमें ये पढ़ना है कि जीएसटी आ तो गया, लेकिन इस जीएसटी को लाने के लिए पावर कहाँ दी गई थी, कहाँ गई थी पावर। यानी अगर कोई भी चीज़ वेट ए मिनट, हाँ, कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, एडमिट नहीं है, तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे यूनियन हो चाहे सेंट्रल स्टेट हो, उसको क्या नहीं कर सकती, लागू नहीं कर सकती, राइट।
इसी को आगे लेकर चलते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में ये पावर दिया गया है कि जीएसटी को एप्लीकेबल किया जाए इंडिया के अंदर, राइट, या रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया। उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका पढ़ लेते हैं कि इंडिया में जैसे कि मैंने पहले बताया था कौन सा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे क्या होती है, स्टेट भी होती है, एट ए टाइम स्टेट भी होती है और एट ए टाइम सेंटर भी होता है। ये दोनों अपना, जिसको यूनियन भी कहा जाता है, ये दोनों अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट चलती है। यानी यूनियन की गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग हो सकती है, और मे बी पॉसिबली दोनों सेम हो सकती है। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर मतलब यूनियन गवर्नमेंट तो है ही है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और उसके बाद आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और नगर पालिका और इस तरीके की गवर्नमेंट सारी, ठीक है। तो जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है वो तीनों गवर्नमेंट के अंदर क्या गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कारण ये है कि सबको अपने अपने खर्चे चलाने, सबको अपना अपना डेवलपमेंट करना है, तो तीनों के अंदर अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लेजिस्लेचर में लिखा गया है कि ये अपने हिसाब से टैक्स ले सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं द पावर ऑफ लेवी टैक्सेस एंड ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द, कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है कि भाई ये 3 सरकार अपने हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन कर सकती है, टैक्स एंड ड्यूटीज़ का कलेक्शन कर सकती है, राइट। दिया किसने पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज़्यादा आपका काम का नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज इसका पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है प्रीम्बल्स। प्रीम्बल्स का मतलब समझते हो, एक इंट्रोडक्शन। सिंपल सी भाषा में समझो तो क्या है, इंट्रोडक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन हमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलते हैं, बिल्डिंग की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है, बनाया गया है, तो वो है प्रीम्बल्स। उसके बाद इसके अंदर 25 पार्ट्स के अंदर 448 आर्टिकल्स है। कितने आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, राइट, और 12 क्या है, स्केड्यूल्स है इसके, राइट। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए, हल्का फुल्का नॉलेज के लिए भाई कि किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफिंग हुई रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। फिर क्या लिखा हुआ है, पावर टू लेवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, टैक्स लेने का, लेवाई करने का और कलेक्ट करने का जो पावर है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। इन केस एनी टैक्स लॉ बीइंग एन एक्ट, रूल या नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फर्मिटी नहीं रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होता है, तो उसको क्या बोलता है, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो क्या होता है, इलीगल, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, ठीक है। वो पावर किसी सरकार के पास नहीं है और वो नहीं कर सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं दिया हुआ है तो किसी प्रकार का कोई भी लॉ ना तो लेवाई कर सकता है ना कलेक्ट कर सकता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में वो पावर दिया गया है जिसकी वजह से जीएसटी का आगमन हुआ या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेशन का आगमन हुआ। उसी तरह सबसे पहला आर्टिकल हमारे काम का क्या आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 265। वो क्या बोलता है, द आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट, यानी रोकता है किसके वजह से, कि किसी भी तरह की आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन। वो बोलता है किसी प्रकार का आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस नहीं होगा। आगे क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मुद्दा जो समझने लायक मुद्दा है कि आर्टिकल 265 हमें क्या बोलता है, अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी टैक्स को ना लेवाई कर सकता है ना कलेक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात, आगे चलते हैं। एक बात समझ में आ गई, बिना किसी अथॉरिटी ऑफ टैक्स नहीं होगा। अथॉरिटी ऑफ लॉ कौन होगा, उसको आगे रहेगा, आर्टिकल 245 पढ़ेगा। आर्टिकल 245 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये जो आर्टिकल है पर्टिकुलर, ये क्या करता है, डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी यूनियन एंड स्टेट के बीच में कोई भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करता है बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी प्रॉपर वे ऑफ पावर। द पावर ऑफ एनेक्टिंग द लॉज इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट। कहाँ बोलता है, पार्लियामेंट में इसका मतलब जो इसका डिसीजन होगा वो कहाँ होगा, पार्लियामेंट में होगा। किसके तहत होगा, आर्टिकल 245 के तहत। क्या बोलता है, पढ़ेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी जो हमारे पार्लियामेंट है, जब भी मैं पार्लियामेंट की बात करूंगा मैं बात करूंगा किसकी, यूनियन गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ लो। यानी ये बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट में लॉ पास करवा कर पूरे इंडिया के अंदर या किसी इंडिया के किसी पार्ट के अंदर क्या कर सकता है, कानून लगा सकता है, लॉ लगा सकता है, अथॉरिटी ऑफ लॉ बन सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एनी लॉ। जब एनी लॉ बात कर दूँ तो टैक्स भी इसके अंदर आ गया। फिर बोलता है एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट के किसी पार्ट में या फिर पूरे स्टेट के अंदर क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का लॉ लगा सकता है, किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था कर सकता है, किसके लिए, टैक्स वसूलने के लिए, राइट।
ये बोला आर्टिकल 245 के अंदर, यानी आर्टिकल 245 के अंदर दो चीज़ें बोली गई, यानी सेंट्रल पार्लियामेंट कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है फॉर द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट भी सेम कर सकता है, लेकिन आगे एक एक्स्ट्रा पावर दे दिया कि नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ द इट विल बी एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑपरेशन। यानी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एनआरसी की बात कर देता हूँ। जैसे एनआरसी पार्लियामेंट ने निकाला, एनआरसी ने बोला लागू हो गया, पास हो गया, कानून बन गया, बिल आया, कानून बन गया और अब ये लागू हो गया। अब कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता कि भैया ये जो कानून जो यूनियन ने निकाला है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हमारे स्टेट के अंदर इस कानून को चलने नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये दो आर्टिकल तुम्हें पढ़ाए गए, इसलिए पढ़ाए गए ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चले कि कहाँ पे पावर दिया गया है, कहाँ पर ये भी बोला हुआ है कि पार्लियामेंट सर्वोपरि रहेगा और जो बनाएगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसी तरीके से जैसे जीएसटी आया, यूनियन गवर्नमेंट ने लाया और स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ा, धीरे धीरे किया लेकिन उनको करना ही पड़ा। नाउ आर्टिकल 246 एक और आर्टिकल हमारे सामने आया, इनको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनका कंसेप्चुअल नॉलेज लीजिए और आगे समझिए। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? इट गिव्स रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग ऑफ टैक्स। ये साफ साफ शब्दों में बोलता है कि जो यूनियन है और स्टेट है उनको हम ये अथॉरिटी देते हैं कि आप क्या कर सकते हो, टैक्स लेवाई कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। Whereas Parliament may make law for the whole of the India or any part of the territory of India, the state legislature may make law for the whole of the part of the, वो वाली बात कि लेकिन एक और बात, पार्लियामेंट चाहे तो कहीं पे भी लॉ बना सकता है और उसको लागू करना ही पड़ेगा। स्टेट को भी यही पावर है अपने स्टेट के अंदर। फिर इस 246 का मोटिव समझ में आ गया, ये बोलता है कि भैया आप दोनों अपने अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, अथॉरिटी ऑफ लॉ बन सकते हो, टैक्स लेवाई कर सकते हो और कलेक्ट करते हो। यहाँ पे हम आपको क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। उसके बाद इसी आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल में क्या बोला हुआ है, 7th शेड्यूल है इसका, उस शेड्यूल में लिस्ट दे दी कि भैया यूनियन की लिस्ट ये रही, स्टेट की ये रही और कॉन्करेंट, जहाँ पे ये दोनों मिलके भी टैक्स ले सकते हैं। इट कंटेन्स द मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ। यूनिट 2 में क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट हैव द एक्सक्लूसिव राइट, और यहाँ पे बोला बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कैन मेक पावर मेक लॉ, दोनों मिलके भी कहीं जगह टैक्स लगा सकते हैं, चाहे वो स्टेट में लगाए चाहे जैसे यूनियन तो इंडिया में लगा ही सकता है। ठीक, इसी का एग्जांपल, इसी यूनियन लिस्ट का एक एग्जांपल है एंट्री नंबर 82 to 91 यूनियन लिस्ट 1 के अंदर दे रखी है, एंट्रीज दे रखी है जिसके अंदर लिखा हुआ है ये टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हो, लेवाई कर सकते हो, राइट। पार्लियामेंट जब बात करूँ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बात करूँ यानी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब भी पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी प्रकार का लॉ बनाना हो या किसी तरीके से अमेंडमेंट करना हो तो वो क्या करता है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो क्या होता है, पारित होता है और उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो 82 to 91 एंट्रीज दे रखी है यूनियन लिस्ट में, लेकिन अगर सेंट्रल चाहे तो इसको 92 भी कर सकता है, आगे वाली भी एंट्रीज के अंदर बढ़ा सकता है और उसको नया कानून से नया टैक्स वसूल कर सकता है, ये पावर है उनके पास। ठीक है, लिस्ट 1 यानी यूनियन की, आगे बढ़ते हैं। एंट्री 45 to 63 याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए है। वो लिस्ट 2 के अंदर है जो क्या है, सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके पास पावर है कि लेवाई कर सकती है, टैक्स कर सकती है, राइट। फिर वापस वही बात कि हैज़ द फर्दर पावर टू मेक एनी लॉ नॉट कंप्रेस इन द स्टेट इवन इफ सच मैटर इज इंक्लूड इन द, चाहे स्टेट लिस्ट के अंदर, ये अच्छी बात है कि स्टेट लिस्ट में भी चाहे वो लिस्ट में टैक्स है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि वो टैक्स हम कलेक्ट करेंगे तो वो कलेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर पावर है। ठीक है, जैसे कि 18 एंट्री नंबर 82 किसकी है, इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, राइट। समझो मेरी बात, आगे चलते हैं। अब सर यहाँ तक तो ये बात हुई कि भाई आर्टिकल में पावर किसको दिया गया, किस किस तरीके की लिस्ट बनी, किस किस तरह काम किया। सर अभी तक जीएसटी का कुछ जिक्र नहीं हुआ कि जीएसटी कौन से आर्टिकल की वजह से आई है। तो इसी 246 को जो आर्टिकल है तुम्हारा आर्टिकल 246, इसको अमेंड किया गया और 246A लाया गया। क्या लाया गया, 246A, आर्टिकल 246A लाया गया और स्पेशली लाया गया जीएसटी के लिए। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट जो बना था, किस वजह से बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बिल पेश किया था इन्होंने, बिल नंबर 122, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बिल पेश किया था। इस बिल में बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिल पास हो गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बन गया, अमेंड हो गया और अमेंड करके इन्होंने 246A बना दिया। सर ये क्या बोलता है 246A, उसको समझेंगे 246 क्या बोलता है। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इस 246A बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके लिए हमने पहले भी पढ़ चुके थे हम कि कई तरीके के बैरियर्स थे। क्या थे, बैरियर्स थे पुराने ओल्ड लॉ
सिस्टम में, जो आईडीटी का लॉ सिस्टम था, उसके कई तरह के बैरियर्स थे, नंबर्स ऑफ टैक्सेस थे, उन वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जीएसटी लाना था, और जीएसटी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना था, अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, राइट। पढ़ते इसको। सेपरेट पावर ऑफ द सेंट्रल स्टेट टू इम्पोज वेरियस टैक्सेस वेयर द सेंट्रल लेवाइड एक्साइज ड्यूटी। जैसे सेंट्रल क्या करती थी, एक्साइज ड्यूटी लेती थी जो गुड्स प्रोड्यूस किया और मैन्युफैक्चर किया इंडिया के अंदर, तो स्टेट क्या करती थी, वैट लेती थी वंस द गुड एंटर द स्ट्रीम ऑफ द ट्रेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी जब मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ से निकलते ये ले लेती थी वैट, और मैन्युफैक्चर ये ले जाता था एक्साइज ड्यूटी। कौन ये लेता, सेंट्रल, और ये लेता था स्टेट। इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, जब भी इंटर स्टेट सेल होती थी, इंटर स्टेट सेल मतलब एक स्टेट से, जैसे मुंबई से लेकर गुजरात माल लेके जाना है, मुंबई से गुजरात लेके जाना, तब क्या होता था, बट द टैक्स वॉज कलेक्टेड एंड रिटेन एंटायरली बाई स्टेट। यानी मुंबई से निकला तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से क्या करती थी, वैट पूरा पूरा ले लेती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिवसेना की सरकार है अभी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मान ले अपन, मान के रहे है ही बीजेपी की सरकार, ठीक है, तो ये क्या करती थी, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए पूरा पूरा टैक्स क्या ले लेती थी, यहीं पे ले लेती वैट के रूप में, ठीक है। और सर्विसेज अगर किसी प्रकार की, तो गुड्स की बात कराऊंगा, सर्विसेज किसी प्रकार की होती थी तो क्या करता था, सेंटर पूरा का पूरा पैसा ले लेता था, उस स्टेट को कुछ नहीं देता था। जहाँ पे सर्विस होती थी वहाँ पे कौन लेता था, सेंटर क्या कर लेता था, पूरा पूरा टैक्स कंज्यूम कर लेता था। बिसाइड देयर वाज स्टेट स्पेसिफाइड लेवाइड। अब स्टेट क्या करता था, जब सर्विस सेंटर ले गया, यहाँ मुंबई में इसने वैट ले लिया, अब वो मेरे स्टेट में गुजरात में माल बेच रहा, तो मुझे कुछ देगा क्या, नहीं देने वाला। तो गुजरात क्या करता था, गुजरात यहाँ पे करता था एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ठीक है, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रे, ऐसे करके दुनिया भर के टैक्सेस ये यहाँ पे इकट्ठा करता था। तो वो बेचारा जो ट्रेडर था एक, वो यहाँ पे पहले वैट से मार खा गया, फिर यहाँ इतने सारे टैक्सेस से खा गया, और अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसके साथ सर्विस लग रहा है, तो सेंट्रल टैक्सेस को सेंट्रल क्या कर देती थी, सर्विस टैक्स ले लेती थी। तो इसी तरीके से परेशान हो गया। उसके बाद इस गुजरात में भी छोटे छोटे लोकल बॉडीज़ है, वो फिर पंचायत टैक्स और भी कई तरीके के सुविधा टैक्स, कई तरीके के टैक्स ले लेते थे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट ऑफ गुड इंपॉर्टेंट फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। अब देखो एक प्रॉब्लम तो ये हुई, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे बैरियर्स थे, दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि बेचारा एक ट्रेडर मर रहा है, इतने सारे टैक्स दे रहा है क्योंकि इनकी आपस में नहीं बन रही है। और तीसरी बात हुई, जब इंपोर्ट करता था कोई बाहर से, बाहर फॉरेन कंट्री से कोई इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया, इसने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, तो सेंट्रल क्या करता था, कस्टम ड्यूटी लगाता था, बेसिक कस्टम ड्यूटी हो जाता था, क्या था, BCD, बेसिक कंसेप्ट ड्यूटी लगाता था। तो एडिशनल ड्यूटीज़ भी लगाता था विद एप्लीकेबल से, साथ साथ वो क्या करता था, एडिशनल ड्यूटी लगाता था। उससे क्या होता था, वो बेचारा बाहर से माल आया, उसने इतना टैक्स दिया, ऐसे भी माल हो गया महंगा, जो गुड्स बाहर से आया उसमें क्या लगा, BCD लगा, उसमें कई प्रकार के सेस लगे, वो महंगा हो गया। फिर यहाँ महाराष्ट्र में आया, यहाँ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग कुछ काम करना था, इसको किया, तो यहाँ पे इसने वैट ले लिया। फिर इसके बीच में कई सर्विसेज लगी, तो CST ले लिया, सेंट्रल सर्विस टैक्स ले लिया उन्होंने। फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर इसने क्या किया, लोकल टैक्सेस जितने भी थे वो ले लिए। अब वो गुड्स जो कि 1000 रुपये में आया था, वो आप गुड्स हो चुका है आपके लिए 10,000 रुपये में। 9,000 रुपये क्या आते हैं, सिप और शिप टैक्स उसको यहाँ तक लाने में अल्टीमेट। और बियर कौन करेगा, ये सब अल्टीमेट सब बियर कौन करेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी माल महंगा हो रहा है, ट्रेडर मर रहे हैं, माल महंगा हो रहा है, और क्योंकि कि इन लोगों के आपस में टैक्स सिस्टम सही नहीं थे। अब GST आने के कारण, GST को लाने का कारण ये था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी मार्केट में, उसको ख़त्म करने के लिए GST लाया गया। GST लाने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम थी, स्टेट वैट था, और कुछ सर्टेन टैक्सेस जो लोकल टैक्सेस थे, उन सबको ख़त्म करके इन्होंने बोल दिया GST है, जो स्टेट और सेंट्रल बराबरी के हिस्से में बांटेंगे आपस में। समझे मेरी बात, समझे कि क्यों लाना पड़ा था ये। तो ये आपको हमेशा आपके पास देखो नोट्स होंगे, ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊंगा हमारे चैनल पे, और वहाँ से नोट ले लीजिएगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट की बुक है IDT की, आप उससे भी पढ़ सकते हो, और ये जो मेरा वीडियो है पूरा वो वहाँ पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 101 अमेंडमेंट एक्ट लाया, उससे क्या वो पास हो गया एक्ट, और उसके बाद उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया, और वो क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने GST एक्ट पास कर दिया, अब सब कुछ हो गया, लेकिन इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाना था। ऐसे तो डिपार्टमेंट है ये सारे IDT वाले, लेकिन एक बड़ा डिपार्टमेंट बनाना था जो क्या करे, जो एक काउंसिल बनानी थी, डिपार्टमेंट नहीं बोल के उनको काउंसिल बोलूँ, जो क्या करे, इसके ऊपर इसके सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने, नया है क्योंकि लागू करने में कई लेवाई कलेक्शन, ये सारी चीज़ें, किसको एग्जम्प्ट करना है, किसको रखना है, क्या रेट ऑफ टैक्सेस होंगे, ये सारे चीज़ें करने के लिए इनको एक काउंसिल बनानी थी। तो इन्होंने एट ए सेम टाइम क्या किया,
सेक्शन नई सेक्शन इंसर्ट कर दी इसी अमेंडमेंट एक्ट के साथ, सेक्शन कर दी 279A, सॉरी आर्टिकल, एक और आर्टिकल इसमें न्यूली इंसर्ट कर दिया, वहाँ पे तो अमेंड किया था, यहाँ पे न्यूली इंसर्ट कर दिया 279A। उसमें बोला गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे तो वो क्या करेंगे, नोटिफाइड करेंगे एक क्या, इसको पारित कर दिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, एक काउंसिल को नोटिफाइड करेंगे, उस काउंसिल में मेंबर चूज करेंगे, और वो मेंबर को क्या रखेंगे, उस काउंसिल के ऊपर पूरी देख रेख करने के लिए पूरी टीम रख देंगे, और उस काउंसिल को बोला गया जीएसटी काउंसिल। क्या बोला गया, जीएसटी। यानी अगर कहीं पे आपको कोई पूछ ले या कहीं पे आपको नॉलेजेबल जीएसटी काउंसिल का गठन किस लिए हुआ, उसके रीजन पता चल गए, किसने किया कि 279 आर्टिकल ए नया इंसर्ट किया गया, उसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया गया वो अपॉइंट करे किसको, जीएसटी काउंसिल को। नाउ आर्टिकल 246 से क्या बोलता है, टू पावर टू मेक लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ, सिर्फ ये बोल दी कि ये जो पावर है कानून बनाने का इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, ये किस में दिया गया, आर्टिकल 246A के अंदर एक चीज़ डाल दी कि भैया 246A के अंदर सारे वो पावर होंगे जीएसटी को लेके जो रूल्स और एक्ट बना सके, इस एक्ट में जो काम आए। सिंपल सी बात बोल दी इसने, बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 246 में क्या दे रखा है आपको पता हो तो, लिस्ट दे रखी है 7th शेड्यूल में, और 254 पार्लियामेंट, इसको पढ़ेंगे 254 आपको बताऊंगा मैं भी। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 द लेजिस्लेचर ऑफ द एवरी स्टेट, सारे स्टेट के जितने भी लेजिस्लेचर है हैज़ पावर टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन एंड सच स्टेट। यानी इन स्टेट को भी एक पावर दे दिया कि आप क्या कर सकते हो, उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से सेंट्रल जीएसटी है, सेंट्रल ले रहा है, उसी तरीके से आप एसजीएसटी भी ले सकते हो, जितना स्टेट ले रहा है, सेंट्रल ले रहा है, उतना आप भी ले सकते हो। लेकिन ऊपर एक और राइट दे दिया वापस, एडिशनल पावर दे दिया, किसको दिया, एडिशनल पावर किसको देते हैं, हमेशा किसको देते हैं, याद रखना, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी, ठीक है, चाहे वो स्टेट में हो, इंटर स्टेट हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, गुड्स और सर्विस। लेकिन यहाँ पे स्पेशली बोला बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। कह दिया कि स्टेट में अगर कोई चीज़ आए तो आपके पास भी उतना ही पावर है जितना यूनियन के पावर है, आप भी एसजीएसटी में उतना ही टैक्स ले सकते हो जितना यूनियन ले सकता है। एट द सेम टाइम इन्होंने बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास एक और पावर है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई है, जो मैंने कहा था ना वो बंदा मर रहा था, यहाँ पे देखो ये महाराष्ट्र से गुजरात आ रहा था, फिर ये परेशान हो रहा था, फिर सेंट्रल स्टेट ये ले रहा था, तो बोला अब ना यहाँ देने की ज़रूरत है ना यहाँ देने की ज़रूरत है, स्टेट में है तो एसजीएसटी, और स्टेट के बाहर भेज रहे हो तो आईजीएसटी लग जाएगा आपके, क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। और आईजीएसटी कौन लेगा, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, इंटर स्टेट पढ़ चुके थे अपन, और वो कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है, ये भी बढ़ेगा। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के प्रोविजन को किसने रिकमेंड किया, आर्टिकल 279 टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद इसको अंदर डाला गया, राइट। आगे चलते हैं, अपन से पढ़ लिया 246 ये क्या बोलता है उसको वापस पढ़ लेते। दिस आर्टिकल ग्रांट पावर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट टू मेक लॉज फॉर द जीएसटी इम्पोज इन सेंट्रल स्टेट, उनके पास पावर दे दिया कि आप अपने इलाकों में कर सकते हो। सेंटर को एक्सक्लूसिव पावर दे दिया कि भाई जो भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी आपके पास रहेगा। हाउएवर इन रिस्पेक्ट द फॉलोइंग गुड्स अफोर्डेड प्रोविजंस आर अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ, और ये सारे जो प्रोविजंस है ये तभी अप्लाई होगा जब क्या करेगा, रिकमेंडेशन कौन देगा, जीएसटी काउंसिल अगर रिकमेंडेशन देगा। यानी पहले इसका रिकमेंडेशन लो, फिर आप स्टेट में हो तो स्टेट का पावर लगाओ, आप सेंट्रल का अगर गुड्स हो तो सेंट्रल का लगाओ, दोनों में बांटो आपस में, और अगर इंटर स्टेट हो तो प्योर प्योर किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये 5 गुड याद है तुम्हें कि जो क्या है, रिकमेंडेशन से कहाँ है, बाहर है, काउंसिल ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है, कौन से, जीएसटी काउंसिल ने, तो ये अभी तक बाहर है। कौन सा, पेट्रोलियम क्रूड जितने भी है, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस अवेलेबल, ये सारे कौन से है, ये वो है जिसको रिकमेंडेशन बाकी है, किसकी, जीएसटी काउंसिल की। जिस दिन रिकमेंड कर देंगे वो उसके बाद ही लागू कर पाएंगे। अब सेंट्रल स्टेट चाहे तो बहुत कि भाई हम कर दें, लेकिन जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, जो आर्टिकल 254 का बता रहा था, एक बात अपन पहले पढ़ चुके थे कि आर्टिकल 246A है, ये क्या करते हैं, ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका, किसके ऊपर, 246 और 254 के। 254 क्या है, विद द सुप्रीमेंसी ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ये बोलता है कि ये बोलता है
कि अगर पार्लियामेंट चाहे, वो जो एक्स्ट्रा पावर देते हैं ना पार्लियामेंट को कि भाई स्टेट का पावर रहेगा, सेंट्रल का रहेगा, लेकिन सेंट्रल के पास हमेशा एक सुप्रीमेसी पावर रहेगा। सुपरमेसी पावर को कौन देता है? आर्टिकल 254 देता है। ठीक है, ये आपको याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ इसका मैकेनिज्म समझना चाहिए कि कौन से आर्टिकल वजह से आया, पहले किस आर्टिकल में इसको पावर दिया, क्या इसकी नीड थी लाने की, ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। चलो, एक मिनट। हाँ, चलो, अब आर्टिकल 269, एक आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 269A, उसके अंदर क्या बोला हुआ? उसके अंदर बोला जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ द इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सच टैक्स शैल बी अप्रोप्रिएट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर में बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। यानी ये बोलता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कहने का मतलब ये बोलता है कि 69A के अंदर बोला हुआ है कि जो इंटर स्टेट है यानी IGST है वो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और वो अपने हिसाब से, किसके हिसाब से? अपने हिसाब से क्या करेगा? स्टेट और सेंट्रल के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था कि जब स्टेट के अंदर 2 टैक्स आए, SGST और CGST, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट में मैं इसको आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, एक पेज ऐड करके। आप 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा इसको। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में पूरे मंथ के अंदर, मंथ की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक बार एग्जांपल के लिए, पूरे मंथ के अंदर 1 लाख का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, टैक्स कलेक्शन हुआ। क्या हुआ? टैक्स कलेक्शन। उसमें SGST कितना था और CGST कितना था? SGST 50,000 थे, यहाँ पे कितना था? CGST या आई नहीं है, सी 50,000। ठीक है, यानी राजस्थान को इस 1 लाख में से कलेक्शन तो पूरा राजस्थान ने किया है। इसने बोला कि भाई CGST ये जो है ना, आपको 50,000 रुपये देने हैं CGST के रूप में। किसको देने? इसको देने। एट ए सेम टाइम पूरे मंथ के अंदर राजस्थान से लेकर इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर हमारे पास IGST कितना आया? इसके पास, किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास IGST आया फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़। कितना आया? 1 लाख रुपीज़। अब फॉर एग्जाम्पल ये 1 लाख नहीं मानो और इसको मान लेते 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ आए और इसका स्टेट ने, सेंट्रल ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन करा कि भाई 50% हम किसको देंगे? स्टेट को देंगे, और 50% का देंगे खुद के पास रखेंगे। तो इसका 50% यानी 1 लाख हो गया स्टेट का, और 1 लाख रुपया हो गया किसका? सेंट्रल का। ठीक, अब स्टेट को, क्योंकि ये 1 लाख रुपये स्टेट के पास आना चाहिए, स्टेट ने बोला भाई वो 1 लाख रुपये हमारे आपके पास पड़े, वो हमें जल्दी से पहुँचाओ, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई कलेक्शन आप करते हो, आपके पास रहता है, और पैसा हमारा भी उसके अंदर 50%। तो स्टेट ने सेंट्रल ने बोला कि भैया जो 1 लाख के आपकी इस मंथ में हुई थी उसमें 2 पार्ट है, 50,000 रुपये हमारा भी है, तो 50 तो हो गए, इसके अंदर क्या हो गए? सेटअप हो गए। 50,000 रुपये तो क्या हो गए? पूरे के पूरे सेटअप हो गए। हम मांग रहे हैं तो हम आपको देंगे नहीं, आप भी हमें देने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे इनका क्या मंथ, इनका कैसे सेट होता है? इनको बोलते हैं, जो ये अमाउंट है, रेवेन्यू अमाउंट है इनका, इसको सेट ऑफ करते हैं आपस में। क्या कहते हैं? सेट ऑफ। तो प्रॉब्लम खत्म, लेने देने की खत्म। अब 50,000 ज़्यादा है वो हमारे पास पड़ा है आपका, आगे और अगले मंथ की होगी उसमें एडजस्ट कर लेंगे, उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। और ज़्यादा हो जाए और स्टेट इसको सीख करेगा भाई हमें 2 ही दो, हमें चाहिए अभी, तो सेंट्रल क्या करती है? स्टेट को क्या देती है? वो 50,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है रेवेन्यू का। समझो मेरी बात? ऐसे इसका सेट ऑफ पूरा प्रोसीजर है। ओके, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएशन बिटवीन यूनियन स्टेट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ एंड रिकमेंडेशन। इसके में GST का रिकमेंडेशन काउंसिल का बहुत जरूरी है। इन एडिशन टू द अबव, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन इंडिया विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, वो मैंने बात बता चुका था कि फॉरेन से अगर इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है कोई गुड, तो वो भी इंटरस्टेट मान के उसके ऊपर भी IGST लगेगा, और उसको भी कौन लेगा? सेंट्रल लेगा, वो पूरा का पूरा सेंट्रल का है। दिस विल गिव पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी IGST ऑन द इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, जो भी जिस पे पहले क्या लगती थी? CDT लगती थी। ठीक है, उसको अब कौन लेता है? कस्टम टैरिफ में लगती थी, जो अब GST के रूप में IGST सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है। किस पे? जो इंपोर्ट होता है बाहर से, गुड्स या सर्विसेज, बोथ। When an amount collected on IGST has been used for the payment of the SGST or vice versa, such amount shall not form part of the consolidated fund of India and this is facility transfer of the fund between state। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया आपको कि भाई इससे क्या होता है?
इकट्ठा नहीं होता, फिर बार बार स्टेट और अलग सरकार होती है, सेंट्रल की अलग होती है, आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, वो कन्फ्लिक्ट होना बंद हो जाएगा और आपस में क्या करते हैं, वाइस वर्सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। Parliament is empowered to formulate the principle regarding place of supply and when the supply of goods, services और both occur interstate। अब पार्लियामेंट के पावर है कि वो क्या कर सकती है, स्टेट ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है या सप्लाई ऑफ गुड्स, कि कहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स होगी और कहाँ को हम कौन सी किसको क्या मान सकते हैं, टेरिटरी मान सकते हैं। इंटर स्टेट को लेकर जो भी रूल होंगे वो कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सिंपल सी बात। ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है, जीएसटी की डेफिनेशन आपको पता चल गया। टैक्स किस पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है, लेकिन अल्कोहल, लिकर और ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसके ऊपर अभी तक नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी सब तो क्या हो गया, काउंसिल की रिकमेंडेशन पर पड़ा है। सर्विसेज मीन क्या है, सर्विस मीन्स अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो भी चीज़ होगी वो सर्विस होगी। स्टेट का डेफिनेशन आप देख ही लेना, आर्टिकल्स में दे रखे, अपने काम का नहीं है। गुड्स इज ऑलरेडी डिफाइंड, लेकिन फिर भी आप समझ लो छोटी सी बात, गुड्स के और डेफिनेशन में देखेंगे। फिर गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल, कमोडिटीज एंड आर्टिकल। ऑल मटेरियल, कमोडिटी आगे देखेंगे, इसका मैटर भी देखेंगे, ठीक है। इसके आगे जैसे सप्लाई पढ़ेंगे ना, तब गुड्स और सर्विसेज की अच्छी तरह से अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ छोटा समझ लीजिए। अच्छा, जो मैंने बात करी थी, आपको पता हो तो यहाँ पे बात करी मैंने पीछे 279A की, देखो 279A की बोली थी, प्रेसिडेंट को पावर है काउंसिल, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लास्ट, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। द आर्टिकल 279 कॉन्स्टिट्यूशन पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फॉर्म ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। इन दोनों के बीच में जॉइंट फॉर्म बनाओ आप, ताकि ये दोनों आपस में लड़े नहीं, और उसकी रिकमेंडेशन माने, और वो बना दिया जीएसटी काउंसिल बना दिया, ठीक है। ये काउंसिल आई थी, फोर्स में कब आई थी, 12 सितंबर 2016 में, ठीक है। पहले ले आए थे और प्रेसिडेंट ने इसको इतना कर दिया, डेट याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें कौन कौन होता है, जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे निर्मला जी है, वो क्या इसकी चेयरमैन होगी इस काउंसिल की। अरुण जेटली जी थे, फिर उससे पहले अपने क्या नाम है उनका, मनोहर पारेकर जी थे, ठीक है ना, ये सब इसके काउंसिल चेयरमैन रह चुके हैं। अभी निर्मला जी है, और एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन में वो रहता है एक तो इसके अंदर, ठीक है। और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट अपने अपनी तरफ से एक एक क्या करता है, यूनियन टेरिटरी भी करता है, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी भी करता है, अपनी तरफ से एक एक नॉमिनेट भेजता है भाई हमारी तरफ से बोलने वाला, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टेट का यूनियन मिनिस्टर होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है स्टेट का, वो भी इसका मेंबर होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, रिकमेंडेशन देना है यूनियन स्टेट को कि भाई किस कैसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है, उसके टैक्स रेट क्या रखेगी, एग्जाम्पशन क्या रहेंगे, लिमिट्स क्या रखनी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो भाई इस पर रेट गिरानी है या इस पर बढ़ानी है। और इट्स शैल रिकमेंड द स्पेशल प्रोविजन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, यही डिसाइड करता है कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और कौन से नहीं है। जैसे 11 अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है अपने, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू JNK, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एंड उनकी लिमिट्स भी अलग अलग कर रखी है आपने, जैसे हमने लिमिट स्टार्टिंग में पढ़ी थी, इसके बारे में और पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है ना उसमें पूरा इसको पढ़ेंगे। और जीएसटी काउंसिल का और क्या काम है कि वो रिकमेंड करती है डेट विच जीएसटी इज लेवाइड ऑन पेट्रोल क्रूड हाई, जो मैंने बताया था ना भाई इसके ऊपर भी क्या है, पेंडिंग है, तो वही बताएगा कि इसकी डेट कब लगाए, कब इसको लागू करें। और एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 3/4, जो 3/4 वेटेड वोटेड, मतलब जितना भी प्रेजेंट है उनके 3/4 अगर हाँ कह दिया तो वो क्या हो जाएगा, जीएसटी काउंसिल में पास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ये क्वेश्चंस करना है, ये सारे आपने घर पे कोशिश करना है, ये क्वेश्चन करने की बहुत ईजी है, आराम से मैंने पढ़ा है, उसमें हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। और इसी तरीके से आपका चैप्टर पूरा, ठीक है दोस्तों। जीएसटी का पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के साथ आऊँगा, सप्लाई की मीनिंग के साथ आऊँगा, और उसी से हम आगे और जीएसटी के चैप्टर्स और आगे से आगे करते जाएंगे। और मेरा टारगेट है कि विद इन अ मंथ में इस जीएसटी को कंप्लीट कर दूँ, 20-25 अराउंड तक वीडियोज़ के अंदर इसको मैं कंप्लीट कर दूँ, है ना। थोड़े से लेंदी रहेंगे, ज़्यादा लेंदी रखने की कोशिश नहीं करूँगा वीडियोज़ को मैं। और थोड़ा सा आपका अगर ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो मुझसे तो आप चिंता ना करें, इधर उधर देख रहे हो, अच्छा मौसम है चारों तरफ, तो मूड वापस आपका फ्रेश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।